सकता था, लेकिन मीरा की उपस्थिति में उसने ऐसा करने की हिम्मत नहीं की। मीरा पहले से ही गलत समझ रही थी कि क्या उसके और एल्डर यशनी के बीच कुछ अस्पष्ट संबंध है। यदि वह आज इसे सामने लाता तो क्या चीजें और भी जटिल नहीं हो जाती। अपने माता पिता को 2 मध्य श्रेणी की जन्मजात दिव्य विकास गोलियां सौंपने के बाद विराट ने जल्दी से विदा ली और आनंद फानन में चला गया। इस कक्ष का वातावरण बहुत ही अजीब था। वह यहां और कष्ट सहना जारी नहीं रखना चाहता था। विराट को जल्दी में जाते देखकर सूर्यवीर को कुछ झुंझलाहट महसूस हुई। यह छोटा दुष्ट बिल्कुल भी नहीं समझता कि अपने पिता का बोझ कैसे साझा किया जाए। चीजों को गलत होते देखकर वह खरगोश से भी तेज भागा, लेकिन उसके पास विराट को यहां रखने का कोई बहाना नहीं था, इसलिए वह केवल असहाय होकर विराट को भागते हुए देख सकता था। हालांकि विराट के आगमन की रुकावट के कारण मीरा और एल्डर यशनी के बीच का माहौल काफी हद तक कम हो गया। अब पहले जितना तनावपूर्ण नहीं था। मीरा बाधित होने के कारण उस मामले के बारे में एल्डर यशनी पर हमला करना जारी नहीं रख सकी। आखिरकार एल्डर यशनी सूर्यवीर की वरिष्ठ बहन थी और एल्डर वेद प्रकाश की उपस्थिति में उसे सूर्यवीर की इज्जत रखनी पड़ी और उसे बहुत शर्मिंदा नहीं करना पड़ा। जहां तक विराट के तीसरे अवतार की बात है, उसे अंत में इसे वापस नहीं मिलने की चिंता नहीं थी। एल्डर यशनी उसके यहां रहते हुए भाग नहीं जाएगी। इसके अलावा भले ही एल्डर यशनी ने हठपूर्वक इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया हो, एक बार जब विराट की ताकत एक निश्चित स्तर तक बढ़ गई और उसके पास पूर्ण शक्ति हो गई तो शर्मा परिवार विराट के तीसरे अवतार को सौंपने से इनकार नहीं कर पाएगा। अपने माता पिता को 2 मध्य श्रेणी की जन्मजात दिव्य विकास गोलियां देने के बाद विराट ने शेष 8 मध्य श्रेणी की जन्मजात दिव्य विकास गोलियां एल्डर रणविजय, एल्डर रोहन, एल्डर तुषार, एल्डर गिरिराज, एल्डर यशपाल और एल्डर दामोदर को दे दी। उसने उपाध्यक्ष दिवाकर को कोई नहीं दी। दिव्य विकास लोक के शिखर पर एक पैर रखने वाले महायोद्धा के रूप में मध्य श्रेणी की जन्मजात दिव्य विकास गोलियां शायद उपाध्यक्ष दिवाकर के लिए बहुत प्रभावी नहीं होंगी। इसके अलावा उपाध्यक्ष दिवाकर की चोटें पूरी तरह से ठीक नहीं हुई थीं। उन्हें आगे बढ़ने में मदद करने के लिए दिव्य विकास गोलियों से अधिक नवजीवन संजीवनी गोली जैसी उपचारात्मक गोलियों की आवश्यकता थी। इन दिव्य विकास गोलियों को भेजने के बाद विराट जुबैदा के साथ मध्य श्रेणी की जन्मजात दिव्य विकास गोलियों को परिष्कृत करना जारी रखने के लिए दक्षिणी महाद्वीप लौट आया। इस बार उसने जो गोलियां भेजी उनमें से अधिकांश दांव संघ के मध्य चरण के दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञों के लिए थीं। हालांकि तलवार संप्रदाय और दिव्य पवन महल में अभी भी काफी लोग थे जिन्हें इन मध्य श्रेणी की जन्मजात दिव्य विकास गोलियों की आवश्यकता थी। लेकिन सौभाग्य से अनंत परम मीनार के दूसरे स्तर ने समय को 10 गुना बढ़ा दिया। उनके और जुबैदा के संयुक्त प्रयासों से बाहरी दुनिया में केवल 3 दिन बीते थे और वे मध्य श्रेणी की जन्मजात दिव्य विकास गोलियों का एक जत्था तैयार करने में सक्षम थे। विराट और जुबैदा ने मध्य श्रेणी की जन्मजात दिव्य विकास गोलियों के एक के बाद एक जत्थे को परिष्कृत किया और उन्हें दिव्य विकास लोक के मध्य चरण के योद्धाओं में वितरित किया। इन मध्य श्रेणी की जन्मजात दिव्य विकास गोलियों को प्राप्त करने के बाद सूर्यवीर, एल्डर रणविजय, एल्डर तुषार, एल्डर गिरिराज, एल्डर रोहन, एल्डर योगिता, दिव्य पवन महल की महारानी रेणुका, एल्डर विदुषी और अन्य सभी ने दिव्य विकास लोक के अंतिम चरण में प्रवेश कर लिया। बेशक जिन सभी योद्धाओं ने मध्य श्रेणी की जन्मजात दिव्य विकास गोलियां ली वे सभी दिव्य विकास लोक के अंतिम चरण में प्रवेश नहीं कर पाए। दिव्य विकास लोक के मध्य चरण के कई योद्धा भी थे। यद्यपि मध्य श्रेणी की जन्मजात दिव्य विकास गोलियां लेने के बाद उनकी साधना में बहुत वृद्धि हुई, लेकिन वे दिव्य विकास लोक के अंतिम चरण में सफलतापूर्वक प्रवेश नहीं कर सके। कुछ प्रयोगों के बाद विराट ने पाया कि दिव्य विकास लोक के मध्य चरण से दिव्य विकास लोक के अंतिम चरण में प्रवेश करने में मध्य श्रेणी की जन्मजात दिव्य विकास गोली की सफलता दर केवल लगभग 60% थी। अनुभव के गहरे संचय और मजबूत युद्ध कला प्रतिभा वाले योद्धाओं को मध्य श्रेणी की जन्मजात दिव्य विकास गोली की मदद से दिव्य विकास लोक के अंतिम चरण में प्रवेश करने में अधिक सफलता दर मिली। हालांकि कम अनुभव संचय और थोड़ी कमजोर युद्ध कला प्रतिभा वाले मध्य चरण के दिव्य विकास लोक के योद्धा के दिव्य विकास लोक के अंतिम चरण में प्रवेश करने की संभावना और भी कम थी। यह अफसोस की बात है। यदि तलवार संप्रदाय ने इस मध्य श्रेणी की जन्मजात दिव्य विकास गोली को पहले विकसित किया होता तो एल्डर सिकंदर और एल्डर जयवर्धन शायद बहुत पहले दिव्य विकास लोक के अंतिम चरण में प्रवेश करने में सक्षम होते। शायद वे उस लड़ाई में नहीं मरते। लोगों को लगातार दिव्य विकास लोक के अंतिम चरण में प्रवेश करते हुए देखकर एल्डर दुष्यंत ने खुशी और उदासी के मिश्रण के साथ आहें भरी। इस दुनिया में चीजें शायद ही कभी योजना के अनुसार चलती हैं। हमारी मानव जाति के लिए भाई विराट जैसी अद्वितीय प्रतिभा और तलवार संप्रदाय जैसे शक्तिशाली संप्रदाय का होना पहले से ही बड़े सौभाग्य की बात है। हम और क्या मांग सकते हैं? यह सुनकर उपाध्यक्ष दिवाकर ने सिर हिलाया। वास्तव में मैं बहुत लालची था। हमारी मानव जाति के लिए भाई विराट जैसी अद्वितीय प्रतिभा का होना हमें वास्तव में संतुष्ट होना चाहिए। एल्डर दुष्यंत ने मुस्कुराते हुए कहा। यद्यपि उनकी मानव जाति को पिछली लड़ाई में भारी नुकसान उठाना पड़ा, विराट की उपस्थिति से वे कम से कम विनाश से बच गए। जैसे जैसे अधिक से अधिक शक्तिशाली व्यक्तियों ने दिव्य विकास लोक के अंतिम चरण में प्रवेश किया, उपाध्यक्ष दिवाकर और एल्डर दुष्यंत का आत्मविश्वास धीरे धीरे वापस आ गया। अब अगर उन्हें फिर से उन 5 शिखर स्तरीय दिव्य विकास लोक के अंधकार दानव वंश के विशेषज्ञों का सामना करना पड़े तो वे बहुत अधिक आश्वस्त होंगे। पूर्वी महाद्वीप, शर्मा परिवार का क्षेत्र, एक हवेली में एक अचानक उछाल के साथ शिखर शर्मा से एक शक्तिशाली आभा प्रस्फुटित हुई। इस क्षण शिखर शर्मा ने दिव्य विकास लोक के मध्य चरण से अंतिम चरण में प्रवेश कर लिया। इस हलचल ने तुरंत पितामह सदाशिव, एल्डर महेंद्र और शर्मा परिवार के अन्य उच्च स्तरीय सदस्यों को सचेत कर दिया, जिन्होंने सभी अपनी निगाहें इस दिशा में घुमाई। हलचल शांत होने के बाद ही पितामह सदाशिव, एल्डर महेंद्र और शर्मा परिवार के अन्य सदस्य करीब आने की हिम्मत कर पाए। एल्डर शिखर शर्मा, बधाई हो। पितामह सदाशिव ने एक विस्तृत मुस्कान के साथ शिखर शर्मा का अभिवादन किया। जब शिखर शर्मा दिव्य विकास लोक के मध्य चरण में थे तो उनके पास पहले से ही शीर्ष स्तरीय अंतिम चरण के दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञ के बराबर युद्ध शक्ति थी। अब जब उन्होंने दिव्य विकास लोक के अंतिम चरण में प्रवेश कर लिया था तो क्या उनके पास शिखर स्तरीय दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञ की युद्ध शक्ति नहीं होगी? शिखर स्तरीय दिव्य विकास लोक की युद्ध शक्ति शक्ति सिंधु महाद्वीप में व्यावहारिक रूप से अजेय थी। शिखर शर्मा के प्रभारी होने के साथ शर्मा परिवार व्यावहारिक रूप से सुरक्षित था। अब कोई भी उन्हें उकसाने की हिम्मत नहीं करेगा। यहां तक कि पूरे पूर्वी सागर का सामना करते हुए शर्मा परिवार निडर हो सकता था। एकमात्र जलनाग कबीला तो दूर की बात है। बेशक
पितामह सदाशिव इस बात से अनजान थे कि पूर्वी सागर के 10 अधिपति विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार से इतने वर्षों तक लड़ने के बाद अनिवार्य रूप से विराट द्वारा अपंग कर दिए गए थे। यहां तक कि पूर्वी सागर के 10 अधिपतियों के गढ़ भी विराट और तलवार संप्रदाय के विशेषज्ञों द्वारा पूरी तरह से मिटा दिए गए थे। वरिष्ठ पितामह सदाशिव, मुझे लगता है कि मुझे अब जाना चाहिए। सभी के बधाई देने के बाद शिखर शर्मा ने पितामह सदाशिव की ओर देखा और शांति से कहा, एल्डर शिखर शर्मा कहां जा रहे हैं? शिखर शर्मा के शब्द सुनकर पितामह सदाशिव हैरान रह गए और जल्दी से पूछा, एल्डर शिखर शर्मा अचानक क्यों जा रहे हैं? क्या इसलिए कि हमारे शर्मा परिवार ने किसी तरह से आपकी उपेक्षा की है? नहीं। शिखर शर्मा ने सिर हिलाया और कहा, शर्मा परिवार ने अपने जूनियर्स के साथ बहुत ही गर्मजोशी और विचारशीलता से व्यवहार किया है, लेकिन अब जब मानव जाति संकट में है तो मैं हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकता। पश्चिमी महाद्वीप को मेरी शर्मा परिवार से ज्यादा जरूरत है। मैं मानव और दानव वंश के बीच आगामी लड़ाई में शामिल हुए बिना नहीं रह सकता। यद्यपि वह अपने दिन एकांत में साधना करते हुए या शर्मा परिवार के क्षेत्र में शिखा शर्मा के साथ बिताते थे, इसका मतलब यह नहीं था कि वह बाहर क्या हो रहा है उससे अनजान थे। पश्चिमी महाद्वीप में लड़ाई की खबर अंततः शर्मा परिवार के क्षेत्र में पहुंच गई और शिखर शर्मा, जो अब शर्मा परिवार के उच्च स्तरीय सदस्यों में से एक थे, ने स्वाभाविक रूप से इसके बारे में सुना। खबर जानने के बाद वह तुरंत पश्चिमी महाद्वीप के लिए रवाना क्यों नहीं हुए? इसका कारण यह था कि वह अपनी साधना में एक महत्वपूर्ण चरण में थे और उन्हें आगे बढ़ने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता थी। अब जब उन्होंने दिव्य विकास लोक के अंतिम चरण में प्रवेश कर लिया है तो वे स्वाभाविक रूप से अब और शर्मा परिवार में नहीं रह सकते। अब समय आ गया है कि वे पश्चिमी महाद्वीप के लिए प्रस्थान करें। शिखर शर्मा, क्या तुम पश्चिमी महाद्वीप की अग्रिम पंक्ति में जा रहे हो? शिखर शर्मा के शब्द सुनकर शिखा शर्मा ने एक पल के लिए मौन रहने के बाद उसकी ओर देखा और पूछा, हाँ यह सही है। शिखर शर्मा ने सिर हिलाया। ठीक है, तो हम साथ चलते हैं। शिखा शर्मा थोड़ी मुस्कुराई और बोली, तुम जहां भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। शिखा शर्मा के शब्द सुनकर शिखर शर्मा उसे शर्मा परिवार के क्षेत्र में रहने के लिए मनाने की कोशिश करने ही वाले थे। मानव जाति और दानव वंश के बीच आगामी महान युद्ध अनिवार्य रूप से अत्यंत खतरनाक होगा और वह भी पूर्ण सुरक्षा की गारंटी नहीं दे सकते थे। यदि शिखा शर्मा भी अग्रिम पंक्ति में गई तो यह अत्यंत खतरनाक होगा। शिखर शर्मा, ऐसा मत कहो। मैं भी मानव जाति की एक सदस्य हूं और मानव जाति के लिए लड़ना मेरा भी दायित्व है, शिखा शर्मा ने दृढ़ता से कहा। शिखा शर्मा के शब्द सुनकर शिखर शर्मा एक पल के लिए चुप हो गए। एक लंबी चुप्पी के बाद उन्होंने अंततः कहा, ठीक है, तुम साथ आ सकती हो, लेकिन तुम्हें पहले दिव्य विकास लोक में प्रवेश करना होगा। यदि तुमने दिव्य विकास लोक में प्रवेश नहीं किया है तो मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं आने दूंगा। पर्याप्त युद्ध शक्ति के बिना भले ही तुम युद्ध के मैदान में जाओ, तुम किसी काम की नहीं होगी। शिखर शर्मा के शब्द बहुत सीधे थे। शिखा शर्मा के लिए इज्जत बचाने का कोई इरादा नहीं दिखा रहे थे। ऐसे महत्वपूर्ण मामले के सामने इज्जत बचाना कोई बात नहीं थी। ठीक है, मैं लगन से साधना करूंगी और जितनी जल्दी हो सके दिव्य विकास लोक में प्रवेश करने का प्रयास करूंगी। यह सुनकर शिखा शर्मा एक पल के लिए रुकी, फिर अंततः सिर हिलाकर बोली। यद्यपि पितामह सदाशिव शिखर शर्मा के निर्णय के बारे में कुछ असहाय महसूस कर रहे थे, लेकिन उन्होंने उसे रोकने की हिम्मत नहीं की। शर्मा परिवार के कुलपिता के रूप में उनमें अभी भी बड़ी तस्वीर की समझ थी। पूरी मानव जाति का अस्तित्व अकेले उनके शर्मा परिवार की सुरक्षा से कहीं अधिक महत्वपूर्ण था। आखिरकार जब घोंसला पलट जाता है तो कोई अंडा बरकरार नहीं रहता। यदि अग्रिम पंक्ति में दानव वंश द्वारा मानव जाति को हरा दिया गया तो उनके शर्मा परिवार का विनाश केवल समय की बात होगी। यदि दाव संघ भी दानव वंश के आक्रमण का सामना नहीं कर सका तो शर्मा परिवार का उल्लेख करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। शिखर शर्मा के दिव्य विकास लोक के अंतिम चरण में प्रवेश करने के बाद शिखा शर्मा ने भी एकांत में साधना करना शुरू कर दिया। अपने सभी प्रयासों को दिव्य विकास लोक में प्रवेश करने पर केंद्रित कर दिया। वास्तव में इतने वर्षों की साधना के बाद शिखर शर्मा द्वारा प्रदान किए गए विराट के अविश्वसनीय रूप से अद्भुत संसाधनों के साथ शिखा शर्मा की अपनी अत्यंत उच्च युद्ध कला प्रतिभा के साथ वह पहले ही अर्ध दिव्य विकास लोक के बाधा चरण तक पहुंच चुकी थी और वास्तव में दिव्य विकास लोक में प्रवेश करने से केवल एक अवसर दूर थी। जब शिखा शर्मा एकांत में साधना कर रही थी, शिखर शर्मा ने केवल हाथ पर हाथ धरे इंतजार नहीं किया। इसके बजाय उसने अपने असली स्वरूप विराट से संपर्क किया और दक्षिणी महाद्वीप में स्थानिक स्थानांतरण व्यूह के लिए युग्मन विधि प्राप्त की। इसके बाद उसने शर्मा परिवार के निवास के भीतर दक्षिणी महाद्वीप की ओर जाने वाला एक स्थानिक स्थानांतरण व्यूह स्थापित किया। काले कोहरे के जंगल में रहते हुए विराट की अधिकांश यादें प्राप्त करने के बाद वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि संतरण व्यूह कैसे स्थापित किया जाए। पूर्वी महाद्वीप में शर्मा परिवार के क्षेत्र से पश्चिमी महाद्वीप तक की यात्रा के लिए पूर्वी महाद्वीप आधे हिस्से और विशाल मध्य महाद्वीप को पार करने की आवश्यकता थी। एक अविश्वसनीय रूप से लंबी और कठिन यात्रा। यहां तक कि अब भी दिव्य विकास लोक के अंतिम चरण में प्रवेश करने के बाद उसे अभी भी लंबा समय लगेगा। यदि वह शिखा शर्मा के साथ उड़ता तो शायद समय और भी अधिक लगता। मानव और दानव वंश के बीच महान युद्ध आसन्न होने के कारण शिखर शर्मा संभवतः धीमी उड़ान से यात्रा नहीं कर सकते थे। विराट ने शिखर शर्मा के अनुरोध को अस्वीकार नहीं किया और उसे सीधे दक्षिणी महाद्वीप में स्थानिक स्थानांतरण व्यूह के लिए युग्मन विधि बताई। उसके तीसरे अवतार में दुर्जय युद्ध शक्ति थी। इसकी भागीदारी के साथ दानव वंश के खिलाफ लड़ाई बहुत अधिक निश्चित होगी। दक्षिणी महाद्वीप में स्थानिक स्थानांतरण व्यूह स्थापित करने और वहां पहुंचने के बाद विराट को पता चला कि उसके तीसरे अवतार ने वास्तव में दिव्य विकास लोक के अंतिम चरण में प्रवेश कर लिया था। यह देखकर विराट मदद नहीं कर सका, लेकिन उसे खुशी की लहर महसूस हुई। यहां तक कि दिव्य विकास लोक के मध्य चरण में भी उसका तीसरा अवतार पहले से ही अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। अब अंतिम चरण में प्रवेश करने के बाद इसकी कच्ची शक्ति शायद एक शीर्ष स्तरीय शिखर दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञ के बराबर थी। इसके अलावा विराट द्वारा दिए गए अर्ध महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र के साथ उसकी मुक्त शक्ति यहां तक कि अर्ध महाविपत्ति लोक के विशेषज्ञ के बराबर भी हो सकती है। तीसरे अवतार के दक्षिणी महाद्वीप में आने के बाद विराट ने तुरंत इसे 10 मध्य श्रेणी की जन्मजात दिव्य विकास गोलियां और बड़ी मात्रा में जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर दिए, जिससे इसे अपनी साधना में जल्दी सुधार करने का आग्रह किया गया। यद्यपि दिव्य विकास गोली एक बाधा चरण में योद्धाओं के लिए सबसे प्रभावी है, इसका उपयोग नियमित अभ्यास के दौरान साधना बढ़ाने के लिए एक गोली के रूप में भी किया जा सकता है। हालांकि केवल साधना के लिए दिव्य विकास गोली का उपयोग करना बहुत खर्चीला है। ज्यादातर लोग इसे वहन नहीं कर सकते, लेकिन एक महान युद्ध आसन्न होने के साथ विराट अब उस बारे में चिंता नहीं कर सकता था। थोड़ी सी फिजूल खर्ची स्वीकार्य थी। मानव जाति की ताकत में सुधार सर्वोपरि था। साधना के लिए एक मध्य श्रेणी की दिव्य विकास गोली का उपयोग करने के बाद शिखर शर्मा ने तुरंत इसके शक्तिशाली प्रभाव को महसूस किया।
उन्होंने एक पल के लिए सोचा, फिर शर्मा परिवार की पैतृक भूमि में लौट आए और शिखा शर्मा को एक दिव्य विकास गोली दी। शिखा शर्मा, जो पहले ही अर्ध दिव्य विकास लोक की सीमा तक पहुंच चुकी थी, ने इस मध्य श्रेणी की दिव्य विकास गोली की मदद से तुरंत दिव्य विकास लोक में प्रवेश कर लिया। शिखा शर्मा के आगे बढ़ने के कारण होने वाली खगोलीय घटना ने सैकड़ों अरबों मील के क्षेत्र को कवर किया, जो वैदेही के आगे बढ़ने के कारण हुई हलचल के समान थी। मूल रूप से शिखा शर्मा की युद्ध कला प्रतिभा वैदेही की तुलना में कहीं अधिक श्रेष्ठ थी। जब वे दोनों महान क्षेत्र के योद्धा थे, तो शिखा शर्मा पृथ्वी सूची में दूसरे स्थान पर रहने वाली युद्ध कला प्रतिभा थी। युद्ध कला प्रतिभाओं की युवा पीढ़ी में उनकी रैंकिंग दांव संघ के महायोद्धा मानव के बाद दूसरे स्थान पर थी। इसके अलावा उस समय महायोद्धा मानव से उनकी रैंकिंग कम होने का कारण यह था कि वह बहुत कम प्रसिद्धि में रहती थी और शायद ही कभी कोई कदम उठाती थी। अन्यथा यह अनिश्चित होता कि पृथ्वी सूची में नंबर 1 युद्ध कला प्रतिभा कौन होती। दूसरी ओर वैदेही उस समय पृथ्वी सूची में केवल 30वें स्थान के आसपास थी, जो शिखा शर्मा जैसी अद्वितीय प्रतिभा के लिए अतुलनीय थी। लेकिन अब वैदेही का प्रदर्शन शिखा शर्मा से कम नहीं है और उसने शिखा शर्मा से पहले दिव्य विकास लोक में भी प्रवेश कर लिया था। वैदेही ने इतनी बड़ी सफलता क्यों हासिल की, इसका कारण अंततः विराट से ही उपजा है। विराट का अनुसरण करने के बाद से उसने उससे अनगिनत लाभ प्राप्त किए हैं। उसने अनगिनत अस्थि मज्जा शुद्धि गोलियों का सेवन किया था, जिसने उसकी युद्ध कला योग्यता को एक से अधिक स्तर तक बढ़ा दिया था। तलवार संप्रदाय के अविश्वसनीय रूप से अद्भुत साधना संसाधनों के साथ प्राचीन महाद्वीप की धारा का पानी, प्राचीन महाद्वीप की विशाल मछली, तीसरा संस्करण नागदंत चावल, प्राचीन दिव्य धारा मदिरा और तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह, इन सभी लाभों ने वैदेही की योग्यता में एक नाटकीय परिवर्तन ला दिया। इसने वैदेही को केवल एक उत्कृष्ट प्रतिभा से शीर्ष स्तरीय अद्वितीय प्रतिभा में प्रेरित किया, जो शिखा शर्मा जैसी सबसे उत्कृष्ट युद्ध कला प्रतिभाओं की तुलनीय थी। विराट के बिना यह अनिश्चित है कि क्या वैदेही ने कभी आरोहण लोक में प्रवेश किया होता। दिव्य विकास लोक की तो बात ही छोड़ दें। दक्षिणी महाद्वीप अस्त्र निर्माण कार्यशाला, एक चकाचौंध रोशनी चमकी और अस्त्र निर्माण कार्यशाला में हजारों फीट ऊंचा स्वर्ण कवच दैत्य प्रकट हुआ। इस स्वर्ण कवच दैत्य ने एक अतुलनीय रूप से शक्तिशाली आभा बिखेरी। कार्यशाला में कई अस्त्र निर्माताओं द्वारा अनगिनत घंटों के कठिन परिश्रम के बाद उन्होंने अंततः एक 10,000 सैनिकों वाला निम्न श्रेणी का 9वें स्तर का युद्ध व्यूह कवच तैयार किया। यह समाचार प्राप्त करने पर विराट तुरंत दौड़कर आया और व्यक्तिगत रूप से इस 10,000 सैनिकों वाले निम्न श्रेणी के 9वें स्तर के युद्ध व्यूह कवच की शक्ति का परीक्षण किया। 9वें स्तर निम्न श्रेणी के युद्ध व्यूह कवच के लिए इसे नियंत्रित करने वाले सैनिकों का न्यूनतम साधना स्तर आरोहण लोक के प्रारंभिक चरण में होना चाहिए। आखिरकार 9वें स्तर निम्न सबसे बुनियादी रूप एक 9वीं श्रेणी का निम्न स्तर का जादुई हथियार ही था। आरोहण लोक की साधना के बिना उस कवच की पूरी शक्ति को बाहर नहीं निकाला जा सकता था। 10,000 आदि रूप एक 9वीं श्रेणी का निम्न स्तर का जादुई हथियार ही था। आरोहण लोक की साधना के बिना उस कवच की पूरी शक्ति को बाहर नहीं निकाला जा सकता था। 10,000 सैनिकों वाला एक निम्न स्तरीय 9वीं श्रेणी का युद्ध व्यूह कवच 10,000 योद्धाओं से मिलकर बनता है, जिनमें से प्रत्येक की साधना कम से कम आरोहण लोक की होनी चाहिए। 10,000 आरोहण लोक के योद्धाओं की सम्मिलित शक्ति बेहद खौफनाक होती है। इस 10,000 सैनिकों वाले निम्न स्तरीय 9वीं श्रेणी के युद्ध व्यूह कवच के साथ विराट ने दिव्य विकास लोक के शीर्ष स्तरीय अंतिम चरण के विशेषज्ञ के बराबर युद्ध शक्ति का प्रदर्शन किया। यदि वह अर्ध महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र का उपयोग करता, तो विराट इस 9वीं श्रेणी के निम्न स्तर के युद्ध व्यूह कवच के साथ एक चरम दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञ की युद्ध शक्ति को भी उजागर कर सकता था। 9वीं श्रेणी के निम्न स्तर के युद्ध व्यूह कवच के साथ 10,000 आरोहण लोक के सैनिकों की सम्मिलित शक्ति पहले से ही एक अर्ध महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र की अधिकांश शक्ति को उजागर करने के लिए पर्याप्त थी। यदि वह अपने सबसे बड़े हथियार नाग पाताल तलवार का उपयोग करता, तो 9वीं श्रेणी का निम्न स्तर का युद्ध व्यूह कवच 10,000 सैनिकों को नियंत्रित करते हुए बिना किसी परेशानी के एक अर्ध महाविपत्ति लोक के विशेषज्ञ की युद्ध शक्ति को उजागर कर सकता था। आचार्य केशव ने अस्त्र निर्माण कार्यशाला का नेतृत्व करते हुए इस नाजुक समय में 9वीं श्रेणी का निम्न स्तर का युद्ध व्यूह कवच विकसित किया था, जिसने निस्संदेह मानव जाति को एक और शक्तिशाली हथियार प्रदान कर दिया था। दिव्य विकास लोक में प्रवेश करने के बाद जब शिखा शर्मा ने देखा कि शिखर शर्मा अपना सारा समय दक्षिणी महाद्वीप में बिता रहा है, तो वह भी वहां आ गई। हालांकि वह सच में यह नहीं चाहती थी कि शिखर शर्मा और विराट एक साथ रहें। कहीं ऐसा न हो कि विराट शिखर शर्मा को उससे दूर कर दे। लेकिन मानव जाति इस समय इतने भयानक संकट का सामना कर रही थी कि उसने आवेग में आकर कोई कदम उठाने की हिम्मत नहीं की। यद्यपि शिखा शर्मा थोड़ी जिद्दी थी, फिर भी उसे बड़े परिदृश्य की समझ थी और वह महत्वपूर्ण और महत्वहीन के बीच अंतर कर सकती थी। मानव जाति की भलाई और व्यक्तिगत भावनाओं के बीच चुनाव करने की स्थिति में उसने समझौता करना ही चुना। दक्षिणी महाद्वीप में पहुंचने के बाद शिखर शर्मा ने अपना सारा समय 22वें स्तर के तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह में बिताया, जहां वह पूरी लगन से साधना कर रहा था। वह हर दिन बड़ी मात्रा में जन्मजात आध्यात्मिक पत्थरों को सोखता और मध्य श्रेणी की जन्मजात दिव्य विकास गोलियों का सेवन करता था, जिसके लिए 22वें स्तर के तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह की आवश्यकता होती थी, ताकि उसके द्वारा अवशोषित की गई असीम ऊर्जा को जल्द से जल्द शुद्ध किया जा सके। 22वें स्तर के तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह के अभ्यास से साधना के लिए भारी मात्रा में ऊर्जा का पागलपन से अवशोषण करने के बावजूद उसकी नींव कमजोर नहीं होती थी। 22वें स्तर का तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह स्थापित करना भी बेहद आलीशान और महंगा था। इसमें केवल कई अर्धपारलौकिक दिव्य अस्त्रों का ही उपयोग किया गया था और इस्तेमाल किए गए जन्मजात शीर्ष श्रेणी और जन्मजात उच्च श्रेणी के जादुई खजानों की तो कोई गिनती ही नहीं थी। पूरे शक्ति सिंधु महाद्वीप में केवल धनी और शक्तिशाली विराट के पास ही इतना खर्चीला व्यूह स्थापित करने के लिए इतने प्रचुर संसाधन मौजूद थे। हालांकि 22वें स्तर का तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह बेहद प्रभावशाली था, लेकिन वर्तमान में केवल विराट का मुख्य शरीर और उसका तीसरा अवतार ही इसका उपयोग करते थे। ऐसा नहीं था कि विराट दूसरों को इसका उपयोग नहीं करने देना चाहता था, बल्कि 22वें स्तर के तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह की शक्ति बहुत ही खौफनाक थी। आम योद्धा पर्याप्त मजबूत इच्छा शक्ति और एक मजबूत शरीर के बिना इतने भयानक तलवार संकल्प के अभ्यास को सहन ही नहीं कर सकते थे। यहां तक कि पगली चिड़िया और माया भी साधना के लिए 22वें स्तर के तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह का उपयोग करने की हिम्मत नहीं करती थीं। शारीरिक शक्ति के मामले में पगली चिड़िया और माया 22वें स्तर के तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह के प्रभाव को बमुश्किल सहन कर सकती थीं, लेकिन उनमें इतनी मजबूत इच्छा शक्ति की कमी थी।
एक बार माया ने सारी बाधाओं को धता बताते हुए 22वें स्तर के तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह में साधना करने की कोशिश की थी। हालांकि अंदर जाते ही खौफनाक तलवार संकल्प ने उसे तुरंत ही जख्मी कर दिया और वह दर्द से चीखती हुई तुरंत बाहर भाग आई। उस दिन के बाद से माया ने फिर कभी 22वें स्तर के तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह को आजमाने की हिम्मत नहीं की। 22वें स्तर के तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह की तो बात ही छोड़िए, यहां तक कि 21वें स्तर का तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह भी एक ऐसी चीज थी जिसका उपयोग करने की हिम्मत तलवार संप्रदाय में बहुत कम लोग करते थे। यहां तक कि हिमशिखा जैसी बेहद प्रतिस्पर्धी योद्धा भी साधना के लिए केवल 20वें स्तर के तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह का उपयोग कर रही थी। इसके अलावा हिमशिखा ने शुरुआत में 20वें स्तर के तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह का उपयोग इसलिए किया था क्योंकि विराट ने उसे इसी स्तर के तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह से प्रताड़ित किया था और पगली चिड़िया ने भी उसे उकसाया था, जिससे वह इस रास्ते पर चल पड़ी। अन्यथा हिमशिखा भी इतनी आसानी से 20वें स्तर के तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह का उपयोग करके साधना करने का प्रयास नहीं करती। आखिरकार उस तलवार संकल्प अभ्यास से होने वाले भयानक दर्द को सहन करना ज्यादातर लोगों के बस की बात नहीं थी। केवल विराट जैसा सनकी ही इतनी आसानी से ऐसे दर्द को सह सकता था। विराट के कठोर आत्म प्रशिक्षण ने पहले ही उसकी इच्छा शक्ति को लोहे से भी अधिक लचीला और मजबूत बना दिया था। उसकी इच्छा शक्ति की सीमा तक पहुंचना कोई आसान काम नहीं था। शिखर शर्मा को अपना सारा समय 22वें स्तर के तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह में साधना करते देख शिखा शर्मा भी इस स्तर के व्यूह का उपयोग करना चाहती थी, लेकिन दुर्भाग्य से वह अंदर जाते ही तुरंत लहूलुहान हो गई। सौभाग्य से शिखर शर्मा ने तुरंत प्रतिक्रिया दी और उसे 22वें स्तर के तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह से बाहर खींच लिया, जिससे उसकी जान बच गई। अन्यथा शिखा शर्मा तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह का उपयोग करने से मरने वाली पहली योद्धा बन जाती, जो सचमुच एक बहुत बड़ी भूल होती। इस घटना के बाद शिखा शर्मा को 22वें स्तर के तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह की खौफनाक शक्ति का एहसास हुआ। कुछ परीक्षणों के बाद अंततः उसने साधना के लिए 20वें स्तर के व्यूह को चुना। यहां तक कि 21वें स्तर का व्यूह भी अभी उसकी क्षमता से बाहर था। शिखा शर्मा तलवार संप्रदाय की सदस्य नहीं थी, उसके पास उनका पहचान टोकन भी नहीं था और उसके पास कोई युद्ध गुण भी नहीं थे। तार्किक रूप से वह तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह का उपयोग करने के योग्य नहीं थी। हालांकि विराट ने अपने तीसरे अवतार का विचार करते हुए इसे उसके खिलाफ नहीं माना। दक्षिणी महाद्वीप में शिखर शर्मा और शिखा शर्मा के आगमन की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। विराट के तीसरे अवतार को लेकर हर कोई बहुत उत्सुक था। हालांकि तलवार संप्रदाय के लोग विराट के अवतारों के पहले से ही अभ्यस्त थे। आखिरकार विराट के पास एक से अधिक अवतार थे और हर पहलू में वे उससे अलग नहीं थे। एकमात्र अंतर उनके भौतिक शरीर का था। तलवार संप्रदाय के लोगों के लिए विराट के विभिन्न अवतारों को देखना उसे अलग अलग कपड़े पहने देखने जैसा था। हालांकि उन्होंने पहले कभी ऐसा अवतार नहीं देखा था जो विराट के नियंत्रण में न हो और जिसका व्यक्तित्व विराट के मूल व्यक्तित्व से पूरी तरह अलग हो। इसलिए हर कोई शिखर शर्मा को देखने के लिए बहुत उत्सुक था। बहुत से लोग अपनी उत्सुकता को रोक नहीं पाए और शिखर शर्मा को देखने दौड़ पड़े। इस दृश्य को देखकर विराट असहाय महसूस करने लगा। हर किसी को अपने तीसरे अवतार की साधना में खलल डालने से रोकने के लिए विराट ने तुरंत एक आदेश जारी किया, जिसमें किसी को भी उसके तीसरे अवतार के निवास के पास जाने से मना किया गया। एल्डर यशिनी और एल्डर वेद प्रकाश तब हक्के बक्के रह गए जब उन्हें पता चला कि शिखर शर्मा और शिखा शर्मा भी दक्षिणी महाद्वीप आ गए हैं। वे दांव संघ के मुख्यालय तक पहुंचने के लिए दशकों तक उड़ान भरते रहे थे, लेकिन उनके पहुंचते ही शिखर शर्मा और शिखा शर्मा उनके पीछे पीछे आ गए। इसके अलावा जब वे दक्षिणी महाद्वीप गए तो उन्होंने एक स्थानिक स्थानांतरण व्यूह स्थापित करके बिना किसी मेहनत के ऐसा कर लिया। शिखर शर्मा और शिखा शर्मा की तुलना में मध्य महाद्वीप दांव संघ मुख्यालय तक पहुंचने की उनकी दशकों लंबी कठिन यात्रा पूरी तरह से मूर्खतापूर्ण लग रही थी। यदि उन्हें पता होता कि शिखर शर्मा को स्थानिक स्थानांतरण व्यूह स्थापित करना आता है तो उन्हें उसी से ऐसा करने के लिए कहना चाहिए था, जिससे उनकी दशकों की कठिन यात्रा बच जाती। शिखर शर्मा और शिखा शर्मा के दक्षिणी महाद्वीप जाने की खबर ने एल्डर यशिनी को मीरा का सामना करते समय बेहद शर्मिंदा कर दिया। पहले उसने हठपूर्वक यह मानने से इनकार कर दिया था कि विराट का तीसरा अवतार शर्मा परिवार में था, लेकिन अब जब शिखर शर्मा और उसकी बेटी शिखा शर्मा दक्षिणी महाद्वीप चले गए थे तो सच्चाई को और नहीं छिपाया जा सकता था। इसलिए यह खबर जानने के बाद एल्डर यशिनी ने पिछले कुछ दिनों से जानबूझकर मीरा से किनारा कर लिया था, ताकि और अधिक शर्मिंदगी से बचने के लिए उसे उसके सामने न आना पड़े। इस मामले को लेकर सूर्यवीर ने पूरी तरह से अंधे होने का नाटक किया, मानो उसने कुछ देखा ही न हो। आखिरकार वह न तो मीरा को और न ही एल्डर यशिनी को नाराज करने का जोखिम उठा सकता था, इसलिए वह केवल रेत में अपना सिर छिपाकर शुतुरमुर्ग की तरह नाटक कर सकता था। दक्षिणी महाद्वीप, अनंत परम मीनार की दूसरी मंजिल। विराट, मैं अब और सहन नहीं कर सकती, मैं और अधिक टिक नहीं सकती, मुझे आराम की जरूरत है। मध्य श्रेणी की जन्मजात दिव्य विकास गोलियों का एक जत्था तैयार करने के बाद जुबैदा अपनी परवाह किए बिना निढाल होकर जमीन पर गिर पड़ी और थकावट भरी आवाज में बोली। हालांकि विराट ने मदद की थी, लेकिन इतनी उच्च तीव्रता पर ऐसी उच्च स्तरीय गोलियां बनाना जुबैदा के लिए अभी भी काफी थका देने वाला था। मध्य श्रेणी की जन्मजात दिव्य विकास गोलियों के 20वें जत्थे को तैयार करने के बाद जुबैदा आखिरकार और अधिक टिक नहीं सकी। जुबैदा, तुमने पिछले कुछ दिनों में वास्तव में बहुत कड़ी मेहनत। पिछले साल ही टेक्स्ट बुक से लाखों स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है, तो आज ही टेक्स्ट बुक ऐप को डाउनलोड करें और शुरू करें 1 रुपए में 2 दिन का ट्रायल पीरियड की है। विराट ने नीचे झुककर जुबैदा को अपनी बाहों में उठा लिया और कोमलता से भरे चेहरे के साथ कहा। जुबैदा का दिन रात उच्च श्रेणी की गोलियां बनाना वास्तव में उसके लिए एक बहुत बड़ा बोझ था और जुबैदा ने जो कुछ भी किया वह सब उसके लिए ही था। जुबैदा को इतना थका हुआ देखकर विराट को स्वाभाविक रूप से उसके लिए बहुत अफसोस हुआ। जुबैदा ने एक ही बार में मध्य श्रेणी की जन्मजात दिव्य विकास गोलियों के 20 जत्थे तैयार किए थे। प्रत्येक जत्थे में 10 गोलियां थीं, जिसका अर्थ था कि उसने एक बार में 200 मध्य श्रेणी की जन्मजात दिव्य विकास गोलियां बनाई थीं। गोलियों की यह बड़ी मात्रा तलवार संप्रदाय, दिव्य पवन महल और दांव संघ के लिए पर्याप्त से अधिक थी। आखिरकार भले ही तलवार संप्रदाय, दिव्य पवन महल और दांव संघ के सभी मध्य चरण के दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञों को मिला दिया जाए, उनकी कुल संख्या 200 से कम ही होगी। जहां तक प्रारंभिक चरण के दिव्य विकास लोक के योद्धाओं की बात है, उन्हें मध्य श्रेणी की जन्मजात दिव्य विकास गोलियों की आवश्यकता नहीं थी। निम्न श्रेणी की जन्मजात दिव्य विकास गोलियां उनके लिए पर्याप्त से अधिक थीं। तलवार संप्रदाय के पास अभी भी निम्न श्रेणी की जन्मजात दिव्य विकास गोलियों का काफी बड़ा भंडार था। विराट द्वारा मध्य श्रेणी की जन्मजात दिव्य विकास गोलियों की इतनी बड़ी आपूर्ति के साथ तलवार संप्रदाय, दिव्य पवन महल और दांव संघ ने भी अंतिम चरण के दिव्य विकास लोक के योद्धाओं में भारी वृद्धि देखी।
तलवार संप्रदाय और दिव्य पवन महल के पास अब 17 अंतिम चरण के दिव्य विकास लोक के योद्धा थे, जबकि दांव संघ के पास 10 से अधिक थे। मानव जाति में लगभग 30 नए अंतिम चरण के दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञ जुड़ गए थे। समग्र युद्ध शक्ति के मामले में मानव जाति कई गुना बढ़ गई है। विराट, मैं कुछ देर सोने जा रही हूं, जुबैदा विराट की बाहों में दुबक गई और जम्हाई लेते हुए बोली। जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, उसने अपनी आंखें बंद कर लीं और गहरी नींद में सो गई। यह देखकर विराट बस उसके कोमल और नाजुक शरीर को थामे शांति से बैठा रहा। जुबैदा के जाग जाने के डर से उसने 1 इंच भी हिलने की हिम्मत नहीं की। दूर युद्ध के हथियारों की मरम्मत कर रहे नीले वस्त्रधारी बालक ने अपना सिर घुमाया और उधर देखा। इस दृश्य को देखकर उसके होठों पर एक शरारती मुस्कान आ गई। हालांकि उसकी मुस्कान अभी ठीक से उभरी भी नहीं थी कि उसने देखा विराट उसे गुस्से से घूर रहा है। विराट की धमकी भरी नजर देखकर वह बालक सहम गया और उसने तुरंत अपना सिर घुमा लिया। दोबारा देखने की हिम्मत नहीं की। इतने लंबे समय तक विराट के साथ रहने के बाद वह अच्छी तरह जानता था कि जुबैदा उसके लिए क्या मायने रखती है। वह हिमशिखा और वैदेही जैसी महिलाओं को छेड़कर बच सकता था और भले ही विराट को पता चल जाए, उसे ज्यादा से ज्यादा मार ही खानी पड़ती। लेकिन अगर उसने जुबैदा को छेड़ने की हिम्मत की और विराट को पता चल गया तो वह गहरी मुसीबत में पड़ जाएगा। हालांकि हरे वस्त्रधारी बालक अनियंत्रित, घमंडी और बेलगाम था, फिर भी वह अपनी सीमाएं जानता था और यह भी जानता था कि वह क्या कर सकता है और क्या नहीं। भले ही वह विराट और जुबैदा के बीच के रहस्य को जानता था, लेकिन वह उसे उजागर करने की हिम्मत कभी नहीं करेगा। जुबैदा पूरे 10 दिन और 10 रात सोती रही, जिसके बाद आखिरकार उसकी आंख खुली। आह! जुबैदा ने अपनी नींद भरी आंखें खोली और अंगड़ाई ली। विराट, तुम अभी भी यहीं हो? जुबैदा अभी अभी जागी थी और पूरी तरह होश में नहीं थी। खुद को अभी भी विराट की बाहों में पाकर उसे बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन जैसे जैसे उसे होश आया, उसे याद आया कि गोलियां बनाने की थकान के कारण वह विराट की बाहों में ही सो गई थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि विराट उसे पूरे समय ऐसे ही थामे रहेगा। विराट, मैं कितनी देर तक सोती रही? जुबैदा ने पूछा। तुम 10 दिन और 10 रात तक सोती रही? विराट ने मुस्कुराते हुए कहा। क्या मैं इतनी देर तक सोती रही? जुबैदा यह सुनकर हैरान रह गई। तुम हाल ही में बहुत थकी हुई थी, ज्यादा सोना सामान्य है। विराट मुस्कुराया। तुम 10 दिन और 10 रात से मेरे साथ हो। जुबैदा ने विराट को देखा, उसकी सुंदर आंखें कृतज्ञता से भरी थीं। तुमने मेरे लिए इतना कुछ किया है, तुम्हारे साथ बिताया थोड़ा सा समय क्या मायने रखता है? विराट हंसा। विराट, तुम मेरे लिए कितने अच्छे हो। जुबैदा गहराई से प्रभावित हुई। इतने करीब होने के एहसास और हृदय में उमड़ती तीव्र भावनाओं के कारण जुबैदा का शरीर धीरे धीरे एक प्रेमिल गर्माहट से भर उठा और उसके मन में प्यार की गहरी भावनाएं फिर से अंगड़ाई लेने लगीं। यह देखकर विराट की धड़कनें भी तेज हो गईं। उसने जुबैदा को अपनी बाहों में उठाया और उसे अनंत परम मीनार की दूसरी मंजिल से बाहर निकालकर उसकी औषधिशाला की ओर ले गया। वह निश्चित रूप से अनंत परम मीनार की दूसरी मंजिल पर जुबैदा के साथ प्रेम के उन अंतरंग और एकांत पलों को साझा नहीं कर सकता था। अन्यथा क्या यह उस हरे वस्त्रधारी बालक के सामने उनका एकांत भंग करने वाला दृश्य नहीं बन जाता? उस बालक के स्वभाव को जानते हुए वह पक्के तौर पर छिपकर देखने से खुद को रोक नहीं पाता। वह गुप्त रूप से किसी न किसी साधन का उपयोग करके विराट और जुबैदा के बीच हुए पलों को रिकॉर्ड भी कर सकता था। विराट नहीं चाहता था कि उसके रहस्य उस बालक के हाथ लगे, इसलिए जुबैदा को अनंत परम मीनार की दूसरी मंजिल से बाहर ले जाने के बाद उसने तुरंत मीनार और बाहरी दुनिया के बीच का संपर्क काट दिया, ताकि वह नीला वस्त्रधारी बालक ताक झांक न कर सके। अनंत परम मीनार की दूसरी मंजिल के अंदर इस दृश्य को देखकर नीले वस्त्रधारी बालक ने अपनी जीभ चटखाई। उसके चेहरे पर अफसोस के भाव थे। कितनी शर्म की बात है कि वह इतना शानदार नजारा चूक गया। जुबैदा की औषधिशाला से निकलने के बाद विराट कुछ दिनों तक आराम करने के लिए अपने निवास पर लौट आया। उसने जुबैदा से मध्य श्रेणी की जन्मजात गोलियों का निर्माण जारी नहीं करवाया। इतने दिनों के निर्माण के बाद तलवार संप्रदाय के पास विभिन्न जन्मजात गोलियों का भंडार कुछ समय के लिए पर्याप्त था और जुबैदा को निर्माण जारी रखने के लिए प्रेरित करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जुबैदा ने इतने दिनों तक लगातार मध्य श्रेणी की जन्मजात गोलियां बनाई थीं, जिससे उसकी मानसिक और आध्यात्मिक ऊर्जा दोनों ही बहुत क्षीण हो गई थी। उसे आने वाले समय के लिए ठीक से आराम करने और ठीक होने की आवश्यकता थी। अपने निवास पर लौटने और कुछ दिनों तक आराम करने के बाद विराट खजाना विभाग गया और वहां से 500 अरब किलो नागदंत चावल और तलवार संप्रदाय द्वारा उत्पादित कुछ अन्य उत्पाद निकाले। फिर उसने नीलिमा को बुलाया और शून्य समाधि महाद्वीप में प्रवेश करने की तैयारी करने लगा, ताकि एल्डर सावित्री के साथ व्यापार कर सके। विराट का बुलावा सुनकर नीलिमा बहुत अप्रसन्न हुई। विराट, तुमने मुझे क्यों बुलाया? नीलिमा विराट के पास उड़कर आई, अपने पंख फड़फड़ाते हुए और एक अप्रसन्न भाव के साथ उसे देखते हुए बोली। महीनों से विराट जुबैदा की औषधिशाला में ही रह रहा था और उसे अंदर आने से मना कर दिया था। उसे प्राचीन महाद्वीप में प्रवेश करने का भी अवसर नहीं मिला था। इससे पगली चिड़िया बहुत अप्रसन्न थी। उसने प्राचीन महाद्वीप पर आध्यात्मिक जड़ी बूटियों का एक बड़ा हिस्सा लगाया था और इतने लंबे समय तक उनकी देखभाल किए बिना उसे नहीं पता था कि वे कैसी हैं। हालांकि विराट ने उसे बताया था कि वह जुबैदा के साथ मध्य श्रेणी की जन्मजात दिव्य विकास गोली बनाने पर ध्यान केंद्रित करना चाहता है और उसे परेशान नहीं किया जाना चाहिए। फिर भी इससे पगली चिड़िया की नाराजगी कम नहीं हुई। गोलियां बनाना एक अलग बात थी, लेकिन उसे अनंत परम मीनार की दूसरी मंजिल में क्यों नहीं जाने दिया गया? क्या उन्हें लगता था कि वह उनकी कीमिया में खलल डालेगी? क्या वह उस तरह की इंसान थी? विराट के मन में स्पष्ट रूप से उसके प्रति पूर्वाग्रह था। आज विराट का बुलावा सुनकर पगली चिड़िया स्वाभाविक रूप से बहुत नाखुश थी और उसने उसे जरा भी दोस्ताना नजर से नहीं देखा। मेरे साथ शून्य समाधि महाद्वीप चलो, विराट ने कहा। हालांकि अब वह यात्रा करने के लिए आसानी से अंतरिक्ष को चीर सकता था और उसकी गति नीलिमा से कई गुना तेज थी। अपनी वर्तमान गति से वह पलक झपकते ही बैंगनी तलवार संप्रदाय के खंडहरों से सम्राट स्तरीय 13वीं मोहर तक पहुंच सकता था। फिर भी विराट ने नीलिमा को साथ बुलाया। उसने नीलिमा को तेजी से यात्रा करने के लिए नहीं बुलाया था, बल्कि किसी भी अप्रत्याशित परिस्थिति के मामले में एक अतिरिक्त सहायक के लिए बुलाया था। नीलिमा की वर्तमान शक्ति बेहद शक्तिशाली थी। उसकी युद्ध शक्ति पहले से ही एक शीर्ष स्तरीय अंतिम चरण के दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञ के तुलनीय थी। अगर उसे और समय दिया जाए तो उसकी युद्ध शक्ति एक चरम दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञ का भी मुकाबला कर सकती है। जब शार्दुल आसपास नहीं होता था तो नीलिमा निस्संदेह उसकी सबसे मजबूत सहायक थी। जब कोई परेशानी होती है तभी तुम मुझे याद करते हो, लेकिन जब कोई फायदा होता है तो तुम मुझे बिल्कुल याद क्यों नहीं करते? नीलिमा बड़बड़ाई और शिकायत करने लगी। हालांकि अपनी शिकायतों के बावजूद उसने विराट के आदेशों की अवहेलना करने की हिम्मत नहीं की। विराट ने नीलिमा की शिकायतों को अनसुना कर दिया। वह पहले ही उस पगली चिड़िया की बड़बड़ाहट का आदी हो चुका था। विराट नीलिमा को लेकर शून्य समाधि महाद्वीप में गया और सम्राट स्तरीय 13वीं मोहर पर पहुंचा। जैसा कि अपेक्षित था,
जब वह पहुंचा तो एल्डर सावित्री पहले से ही वहां प्रतीक्षा कर रही थी। शून्य समाधि महाद्वीप पर एल्डर सावित्री की मुख्य जिम्मेदारी विराट के साथ लेन देन संभालना था। मुहर की रखवाली करना अब आवश्यक नहीं था। इतने वर्षों तक विराट के साथ व्यापार करने के बाद शून्य समाधि महाद्वीप ने पीआरसीयूआर नागदंत चावल सहित संसाधनों का एक बड़ा भंडार जमा कर लिया था। नागदंत चावल अब शून्य समाधि महाद्वीप पर स्वतंत्र रूप से उपलब्ध था और अब कोई सीमा नहीं थी। पर्याप्त युद्ध गुणों वाला कोई भी व्यक्ति जितना चाहे उतना नागदंत चावल का आदान प्रदान कर सकता था। खेती के संसाधनों की इस प्रचुर आपूर्ति के साथ शून्य समाधि महाद्वीप पर योद्धाओं की सफलताओं में भारी उछाल आया। लाखों वर्षों के संचय के बाद इन बचे हुए योद्धाओं ने पहले ही अविश्वसनीय रूप से ठोस नींव और लोक बना लिए थे। पर्याप्त संसाधनों के साथ उनकी शक्ति छलांग लगाकर आगे बढ़ने लगी। अब शून्य समाधि महाद्वीप पर लगभग हर कुछ दिनों में कोई न कोई योद्धा एक नए लोक में प्रवेश कर जाता है। शून्य समाधि महाद्वीप की शक्ति दशकों पहले की तुलना में कई गुना अधिक है। शक्ति में इतनी भारी वृद्धि के साथ शून्य समाधि महाद्वीप के पास मुहर की रक्षा करने के लिए पर्याप्त से अधिक जनशक्ति है। इसलिए स्वाभाविक रूप से एल्डर सावित्री को अब ऐसे मामलों के बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब उसका सबसे महत्वपूर्ण काम विराट के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना है। युवा मास्टर विराट, आप आ गए। विराट को आते देखकर एल्डर सावित्री ने मुस्कान के साथ उसका अभिवादन किया। आमतौर पर अलग थलग और शांत रहने वाली एल्डर सावित्री केवल विराट के सामने ही ऐसी गर्मजोशी और कोमलता दिखाती थी। साथी दांववादी सावित्री, विराट ने बहुत विनम्रता से अभिवादन करते हुए सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। युवा मास्टर विराट इस बार क्या प्राप्त करने का इरादा रखते हैं? एल्डर सावित्री ने मुस्कुराते हुए पूछा। क्या साथी दांववादी सावित्री के पास कोई महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र है? विराट ने पूछा। महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र? युवा मास्टर विराट महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र चाहते हैं? यह सुनकर एल्डर सावित्री हैरान रह गई। पहले उनके लेन देन में हमेशा जन्मजात स्तर के खजाने और संसाधन शामिल होते थे। केवल जादुई कलाकृतियों के टुकड़े खरीदते समय ही वे महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र शामिल करते थे। अप्रत्याशित रूप से विराट ने अब उससे महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र खरीदने का अनुरोध किया। बिल्कुल। क्या साथी दांववादी सावित्री के पास इस स्तर की कोई जादुई कलाकृतियां हैं? विराट ने गंभीरता से कहा। मूल रूप से उसे महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र खरीदने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उसके स्वर्ण ड्रैगन अवतार ने पूर्वी सागर में प्राचीन ड्रैगन महल के खंडहरों के आंतरिक शहर के भीतर एक से अधिक अस्त्र प्राप्त कर लिए थे। हालांकि सम्राट जलासुर, सम्राट शाका और अन्य लोगों की बाधा के कारण आंतरिक शहर के भीतर हुई लड़ाई ने एक संकट को जन्म दिया, जिससे उसका स्वर्ण ड्रैगन अवतार वहीं फंस गया। इसलिए वह फिलहाल अपने स्वर्ण ड्रैगन अवतार से महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र बाहर नहीं ला सका। दानव वंश के खिलाफ आगामी लड़ाई जीतने की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए विराट के पास एल्डर सावित्री से महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र खरीदने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। ओह, मेरे पास एक महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र है, लेकिन एल्डर सावित्री बोलने से पहले हिचकिचाई। लेकिन क्या? यह सुनकर विराट की आंखें चमक उठीं और उसने जल्दी से पूछा। साथी दांववादी सावित्री, कृपया बेझिझक पूछें कि आपको क्या चाहिए। युवा मास्टर विराट, जैसा कि आप जानते हैं, महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र और जन्मजात जादुई खजाने पूरी तरह से अलग स्तर के खजाने हैं। महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र खोजने में विराट के दृढ़ रवैये को देखते हुए एल्डर सावित्री ने स्पष्ट रूप से कहा। इसलिए एक महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र की कीमत एक जन्मजात जादुई खजाने से कहीं अधिक है। मुझे पता है साथी दांववादी सावित्री, बस मुझे कीमत बताई, मैं आपको कोई नुकसान नहीं होने दूंगा। विराट ने मुस्कुराते हुए कहा। वास्तव में उसने पहले एल्डर सावित्री से महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र की कीमत के बारे में पूछताछ की थी, लेकिन उस समय उसने केवल पूछताछ करने के लिए पूछा था और इसे खरीदने का कोई इरादा व्यक्त नहीं किया था। विराट के शब्द सुनकर एल्डर सावित्री ने राहत की सांस ली। यह अच्छा था कि विराट समझ गया। उसे सबसे ज्यादा डर इसी बात का था कि विराट महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र की कीमत नहीं जानता होगा और सोच सकता है कि वह जानबूझकर उसे लूटने की कोशिश कर रही है, जिससे शून्य समाधि महाद्वीप के साथ दरार पैदा हो सकती है। वह परेशानी का सबब होता। हालांकि उसकी चिंताएं स्पष्ट रूप से अनावश्यक थीं। विराट हमेशा की तरह ही समझदार था और उसे मुश्किल स्थिति में नहीं डाल रहा था। युवा मास्टर विराट, किस तरह का महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र चाहते हैं? एल्डर सावित्री ने मुस्कुराते हुए पूछा। एक लंबी तलवार बेहतर रहेगी, विराट ने कहा। चाहे वह तलवार संप्रदाय हो, दिव्य पवन महल हो या दांव संघ हो, तलवारबाजी ही योद्धाओं का बहुमत बनाते थे। ठीक है युवा मास्टर विराट, कृपया एक नजर डालें। ये कुछ महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र हैं जो मेरे पास उपलब्ध हैं। युवा मास्टर विराट, देखें कि क्या आपको कुछ पसंद है। विराट की बात सुनकर एल्डर सावित्री ने अपना हाथ हिलाया और उसके सामने एक दर्जन से अधिक महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र प्रकट हो गए। अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली ऊर्जा बिखेरने वाली इन लंबी तलवारों को देखकर विराट हैरान भी हुआ और उसे ईर्ष्या भी हुई। इतने सारे महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र, इनकी कीमत कितनी अधिक होगी? विराट ने कुछ देर तक सावधानी से उनकी जांच की और अंततः एक महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र लंबी तलवार को चुना, जो अनंत तीक्ष्ण धातु ऊर्जा विकीर्ण कर रही थी। इस लंबी तलवार से अतुलनीय रूप से तीक्ष्ण तलवार संकल्प झलक रहा था। इससे निकलने वाली तीक्ष्ण धातु ऊर्जा ने ही विराट को अपनी त्वचा पर चुभने वाला दर्द महसूस करा दिया था। यह ठीक रहेगी, विराट ने कहा। युवा मास्टर विराट की पसंद बहुत अच्छी है। यह बैंगनी मेघ स्वर्ण तलवार हमारे शून्य समाधि महाद्वीप में भी एक प्रसिद्ध तलवार है। रूपांतरण लोक के दिव्य अस्त्रों में इसे अत्यंत शीर्ष स्तरीय माना जाता है। एल्डर सावित्री ने विस्मय से कहा। इस बैंगनी मेघ स्वर्ण तलवार की कीमत क्या है? विराट ने पूछा। युवा मास्टर विराट ने हम शून्य समाधि महाद्वीप वालों पर बहुत बड़ी कृपा की है। हम आपका फायदा उठाने की हिम्मत नहीं करेंगे, इसलिए हम 30% की छूट पर सबसे कम कीमत की पेशकश करेंगे। 700 खरब 9वीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर केवल एक प्रतीकात्मक संकेत है, एल्डर सावित्री ने कहा। यह सुनकर विराट अपनी सांस रोकने से खुद को नहीं रोक पाया। हे भगवान, 700 खरब 9वीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर और यह केवल एक प्रतीकात्मक संकेत है। यह एक अकल्पनीय खगोलीय राशि है। हालांकि विराट जानता था कि रूपांतरण लोक के दिव्य अस्त्र महंगे होते हैं, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वे इतने महंगे होंगे। इसके अलावा एल्डर सावित्री के शब्दों से 700 खरब 9वीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों के इस प्रस्ताव की गणना सबसे कम कीमत से 30% छूट के बाद की गई थी। यदि इसके वास्तविक मूल्य के अनुसार कीमत तय की जाए तो यह बैंगनी मेघ स्वर्ण तलवार कितनी महंगी होगी? युवा मास्टर विराट, यह बैंगनी मेघ स्वर्ण तलवार महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्रों में शीर्ष स्तरीय मानी जाती है। यह कीमत पहले से ही काफी उचित है। विराट के भाव देखकर एल्डर सावित्री ने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा। यदि युवा मास्टर विराट को यह बहुत महंगी लगती है तो आप अन्य महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र चुन सकते हैं। उदाहरण के लिए
यह बैंगनी विद्युत श्वेत हिम तलवार मैं युवा मास्टर विराट को सबसे अनुकूल कीमत दे सकती हूँ। 70 खरब नौवीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर और युवा मास्टर विराट इसे ले सकते हैं। एल्डर सावित्री ने महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र वाली एक लंबी तलवार की ओर इशारा किया जो बर्फीली आभा बिखेर रही थी। कोई बात नहीं, मैं यह बैंगनी मेघ स्वर्ण तलवार ही लूंगा, विराट ने कहा। हालांकि बैंगनी विद्युत श्वेत हिम तलवार भी एक महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र थी, लेकिन इसके स्वरूप को देखते हुए यह बैंगनी मेघ स्वर्ण तलवार से कहीं कमतर थी। विराट को उम्मीद नहीं थी कि महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्रों के बीच भी कीमत में इतना बड़ा अंतर हो सकता है। एक अच्छे और एक बुरे महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र के बीच कीमत का अंतर बेतुके रूप से 10 गुना हो सकता है। बैंगनी मेघ स्वर्ण तलवार लेने के बाद विराट ने इसकी खरीद का भुगतान करने के लिए अपने साथ लाई गई चीजों का उपयोग करना शुरू कर दिया। 700 खरब नौवीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर उसके द्वारा लाए गए 500 अरब किलो प्रथम संस्करण के नागदंत चावल के लिए पर्याप्त नहीं थे। विराट ने प्रथम संस्करण का नागदंत चावल शून्य समाधि महाद्वीप को 100 नौवीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों के भाव बेचा। 500 अरब किलो प्रथम संस्करण का नागदंत चावल केवल 50 खरब नौवीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों के बराबर था, जो बैंगनी मेघ स्वर्ण तलवार खरीदने के लिए पर्याप्त नहीं था। कोई अन्य विकल्प न होने के कारण विराट को लेन देन के भुगतान के लिए द्वितीय संस्करण के नागदंत चावल, प्राचीन महाद्वीप से भारी मात्रा में नदी का पानी, प्राचीन महाद्वीप से दर्जनों बड़ी मछलियां और कुछ अस्थि मज्जा शुद्धि गोलियां, आरोहण गोलियां, दिव्य विकास गोलियां और नव जीवन संजीवनी गोलियां पेश करनी पड़ी। विराट के पास द्वितीय संस्करण के नागदंत चावल का काफी बड़ा भंडार था। द्वितीय संस्करण का नागदंत चावल प्रथम संस्करण की तुलना में 10 गुना अधिक शक्तिशाली था और स्वाभाविक रूप से विराट इसे प्रथम संस्करण की कीमत से 10 गुना अधिक पर बेच रहा था। प्रति किलो 1000 नौवीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थर। बेशक विराट ने लेन देन के लिए केवल द्वितीय संस्करण के नागदंत चावल की पेशकश की। जहां तक तृतीय संस्करण के नागदंत चावल की बात है, विराट ने इसे अभी बाहर नहीं निकाला था। नागदंत चावल का तृतीय संस्करण तलवार संप्रदाय के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन भंडार था। एक बड़ी लड़ाई आसन्न होने के कारण स्वाभाविक रूप से इस महत्वपूर्ण संसाधन की मात्रा जितनी अधिक होगी उतना ही अच्छा होगा। बैंगनी मेघ स्वर्ण तलवार खरीदने के लिए विराट ने अपनी अधिकांश बचत खाली कर दी थी। विराट द्वारा लाए गए अविश्वसनीय रूप से अद्भुत संसाधनों को देखकर एल्डर सावित्री पूरी तरह से स्तब्ध रह गई। हालांकि उसने विराट के साथ काफी समय बिताया था और उसकी असाधारण क्षमताओं से कुछ हद तक वाकिफ थी, फिर भी उसे इतने चमत्कारिक संसाधन निकालते देख वह विस्मय से भर गई। इस लेन देन के बाद एल्डर सावित्री ने महसूस किया कि वह उसे समझने में तेजी से असमर्थ हो रही है। इस नीले वस्त्रधारी युवक के सामने एक रहस्यमय धुंध छाई हुई लग रही थी और जितना अधिक कोई उसके साथ बातचीत करता था वह उतना ही अथाह लगता था। एल्डर सावित्री के साथ लेन देन पूरा करने के बाद विराट रुका नहीं। उसने तुरंत एल्डर सावित्री से विदा ली, नीलिमा को लिया और सम्राट स्तरीय 13वीं मुहर से चला गया। एल्डर सावित्री ने जाते हुए विराट को गहराई से देखा। काफी देर बाद वह भी सम्राट स्तरीय 13वीं मुहर से निकल गई और अमर स्तरीय मुहर की ओर उड़ चली। अमर स्तरीय मुहर पर लौटने के बाद एल्डर सावित्री ने एल्डर पवन, एल्डर शेखर और एल्डर लक्ष्मण को लेन देन के बारे में बताया। जब उन्होंने एल्डर सावित्री द्वारा प्रस्तुत अविश्वसनीय रूप से अद्भुत संसाधन देखे तो एल्डर पवन, एल्डर शेखर और एल्डर लक्ष्मण सभी दंग रह गए। ऐसा लगता है कि भाई विराट और उनके पीछे का संप्रदाय हमारी कल्पना से कहीं अधिक अथाह है। एल्डर पवन आह भरे बिना न रह सका। इस क्षण एल्डर पवन ने राहत की सांस ली। सौभाग्य से वे भारी मुनाफे से अंधे नहीं हुए थे और उन्होंने विराट का फायदा उठाने की कोशिश नहीं की थी। अन्यथा यदि उन्होंने इतने शक्तिशाली दुश्मन को उकसाया होता तो यह शून्य समाधि महाद्वीप के लिए एक तबाही होती। दक्षिणी महाद्वीप लौटने के बाद विराट ने बैंगनी मेघ स्वर्ण तलवार, जिसे उसने भारी कीमत पर खरीदा था, अपने तीसरे अवतार को सौंप दी। वर्तमान में उसका तीसरा अवतार संपूर्ण मानव जाति में सबसे मजबूत लड़ाका था। केवल उसका तीसरा अवतार ही बैंगनी मेघ स्वर्ण तलवार की पूरी शक्ति को उजागर कर सकता था। शिखर शर्मा ने बैंगनी मेघ स्वर्ण तलवार को लेने से मना नहीं किया। आने वाले महायुद्ध के साथ शालीनता दिखाने का समय नहीं था। वह यह भी जानता था कि उसके मुख्य शरीर ने बैंगनी मेघ स्वर्ण तलवार उसे केवल उसके लिए ही नहीं बल्कि पूरी मानव जाति के लिए दी है। बैंगनी मेघ स्वर्ण तलवार प्राप्त करने के बाद शिखर शर्मा ने अपनी पूरी ताकत से इसका अभ्यास करना शुरू कर दिया। एक दिन जब विराट अपने निवास में साधना कर रहा था, मौसी रेणुका उसके दरवाजे पर आई। मौसी रेणुका, क्या आपको किसी चीज की जरूरत है? विराट ने उत्सुकता से पूछा। चंपा दिव्य विकास लोक में प्रवेश करने वाली है और तुम्हें कोई परवाह नहीं है? चंपा हर समय तुम्हारे साथ एक युवा मास्टर जैसा व्यवहार करती है और तुम उसके साथ ऐसा व्यवहार करते हो? मौसी रेणुका ने कुछ हद तक नाराज होते हुए उसे घूरा। क्या चंपा दिव्य विकास लोक में प्रवेश करने वाली है? यह सुनकर विराट हैरान रह गया और फिर कुछ आश्चर्य के साथ चिल्लाया, क्या तुम्हें चंपा की स्थिति के बारे में कुछ भी नहीं पता? मौसी रेणुका ने उसकी ओर देखा और चिढ़ते हुए कहा, मैं तुम्हें चेतावनी दे रही हूं, अगर तुमने चंपा को धोखा देने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं बख्शूंगी। भले ही तुम्हारे पिता तुम्हारे साथ खड़े हों, इससे कोई मदद नहीं मिलेगी। मौसी रेणुका की बातें सुनकर विराट ठंडे पसीने से भीगने लगा और उसने जल्दी से माफी मांगते हुए मुस्कुराकर कहा, मौसी रेणुका, आप ये क्या कह रही हैं? मैं चंपा से इतना प्यार करता हूं कि उसे धोखा देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। अगर वह चंपा के साथ कुछ भी गलत करने की हिम्मत करता तो उसके पिता न केवल उसका साथ नहीं देते बल्कि निश्चित रूप से सबसे पहले उससे ही निपटते। चंपा को उसके पिता सूर्यवीर ने ही पाला था, जो चंपा को अपनी बेटी भी मानते थे। सूर्यवीर का चंपा के प्रति प्रेम अपने बेटे के प्रति प्रेम से कम नहीं था। तुम बातें तो बड़ी अच्छी करते हो, लेकिन मैंने तुम्हें कोई कदम उठाते हुए नहीं देखा। मौसी रेणुका ने नाक भौं सिकोड़ते हुए कहा, मुझे बताओ, तुम वास्तव में चंपा से शादी कब करने वाले हो? यह हम इसके बारे में बात करेंगे जब सही समय आएगा। विराट ने ठंडा पसीना पोंछा और एक जबरदस्ती मुस्कान दी। उसने अभी तक यह भी नहीं सोचा था कि अपने महल की महिलाओं से कैसे निपटना है, तो वह किसी से शादी करने की हिम्मत कैसे कर सकता था। अगर उसने चंपा से शादी की तो क्या उसे निहारिका और शुभांगी से शादी करनी चाहिए? क्या उसे शालिनी और सुहाना से शादी करनी चाहिए? अगर उसने एक से शादी की और दूसरी से नहीं, तो क्या इससे दूसरी महिलाओं को ठेस नहीं पहुंचेगी? विराट नहीं चाहता था कि जो सुहाना के साथ हुआ वह फिर से दोहराया जाए। यदि इसे ठीक से नहीं संभाला गया तो शायद उसका जीवन हर दिन अराजकता में होगा और वह अब शांतिपूर्ण जीवन नहीं जी पाएगा। वैसे मौसी रेणुका, चंपा कहाँ है? वह अभी कहाँ है? विराट ने जल्दी से विषय बदल दिया। वह एकांतवास के लिए जय युग संप्रदाय के खंडहरों में गई है, मौसी रेणुका ने कहा। मैं उसे देखने जाऊंगा, विराट ने कहा। इतना कहकर विराट जल्दी से अपना निवास छोड़कर नवधारा महाद्वीप पर जय युग संप्रदाय के खंडहरों की ओर चल पड़ा। मौसी रेणुका ने उसकी ओर देखा और फिर उसके पीछे पीछे चल पड़ी।
विराट नवधारा महाद्वीप पर जय युग संप्रदाय के खंडहरों में पहुंचा और चंपा को ढूंढ लिया। चंपा अभी हाल ही में जय युग संप्रदाय के खंडहरों में पहुंची थी और उसने अभी तक आधिकारिक रूप से एकांतवास में प्रवेश नहीं किया था, इसलिए विराट को उसकी साधना में खलल पड़ने की चिंता नहीं थी। युवा मास्टर, आप यहां क्यों आए हैं? विराट को देखकर चंपा ने आश्चर्य से पूछा। तुम पगली लड़की, तुम क्या कर रही हो? चूंकि तुम दिव्य विकास लोक में प्रवेश करने वाली थी तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? विराट ने थोड़ा चिढ़ते हुए उसके सिर पर थपकी दी। इतनी छोटी सी बात के लिए युवा मास्टर को परेशान करने की क्या आवश्यकता है? चंपा ने मुस्कुराते हुए कहा। दिव्य विकास लोक में प्रवेश करना एक छोटी सी बात मानी जाती है। यह सुनकर विराट फिर से उसके सिर पर थपकी दिए बिना न रह सका। विराट, अगर तुमने चंपा पर फिर से हाथ उठाने की हिम्मत की या उसे परेशान किया तो मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हें पीट पीट कर मार डालूंगी। इसी समय मौसी रेणुका ठंडे चेहरे के साथ विराट को देखते हुए मुख्य हॉल में आ धमकी। वह अभी अभी विराट को चंपा को धमकाते हुए देखने पहुंची थी और उसके भीतर क्रोध की लहर उठ गई। मास्टर, युवा मास्टर ने मुझे नहीं धमकाया। चंपा ने जल्दी से विराट का बचाव किया। तुम छोटी बदमाश, तुम बस बहुत दयालु हो। इस कमीने ने तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार किया और तुम अभी भी उसके लिए बोल रही हो। चंपा की बातें सुनकर मौसी रेणुका ने चिढ़ते हुए कहा। विराट इस दृश्य को देखकर अवाक रह गया। हाल ही में उसके प्रति मौसी रेणुका का पूर्वाग्रह गहरा गया था। क्या उसने जो किया वह वास्तव में चंपा को धमकाना था? छोड़ो, उसे उससे बहस करने की कोई परवाह नहीं थी। विराट बहुत अच्छी तरह जानता था कि यह महिला अनुचित है। अगर वह उसे तर्क से समझाने की कोशिश करता तो वह क्रोधित हो सकती थी और उस पर हमला भी कर सकती थी। इस तरह की बात एक से ज्यादा बार हो चुकी थी और उसकी स्थिति के कारण जब वह उस पर हमला करती तो वह विरोध नहीं कर पाता था। विराट ने चंपा के दिव्य विकास लोक में प्रवेश करने के लिए विभिन्न खजाने और संसाधन तैयार किए, फिर बाहर जाकर व्यक्तिगत रूप से उसकी रक्षा करने लगा। 2 दिन बीत गए और चंपा ने पहले ही दिव्य विकास लोक में प्रवेश करना शुरू कर दिया था। जय युग संप्रदाय के खंडहरों के ऊपर अनगिनत खगोलीय घटनाएं एकत्रित हुईं। ये खौफनाक खगोलीय घटनाएं खरबों मील के क्षेत्र को कवर कर रही थीं। आसमान में अनगिनत दांव भाव एक अतुलनीय रूप से सुंदर स्वर्ण फीनिक्स में संघनित हो गए। अनगिनत दांव भावों से संघनित यह स्वर्ण फीनिक्स एक अतुलनीय रूप से राजसी दबाव छोड़ रहा था, जिसके कारण सभी पक्षी समर्पण कर रहे थे। आसमान में अविश्वसनीय रूप से खौफनाक खगोलीय घटनाओं को देखकर विराट पूरी तरह से चकित हुए बिना न रह सका। उसने वास्तव में उम्मीद नहीं की थी कि चंपा के दिव्य विकास लोक में प्रवेश के आसपास की खगोलीय घटनाएं इतनी खौफनाक होंगी। यह शार्दूल, नीलिमा, विशाल कछुए, माया और आयु की सफलताओं से किसी भी तरह से कमतर नहीं थी और यहां तक कि उसके अपने स्वर्ण ड्रैगन अवतार की सफलता के कारण हुई हलचल का भी मुकाबला कर रही थी। यह ध्यान देने योग्य है कि शार्दूल, नीलिमा और विशाल कछुआ असाधारण रक्तवंश वाले प्राचीन दिव्य जानवरों के वंशज थे। यह समझ में आता था कि दिव्य विकास लोक में उनकी सफलताओं से ऐसी हलचल पैदा होगी। जहां तक माया और आयु की बात है, उन्होंने अनंत परम मीनार द्वारा व्यक्तिगत रूप से सिखाई गई सर्वोच्च तकनीकों की साधना की थी, इसलिए दिव्य विकास लोक में उनकी सफलताएं भी आश्चर्यजनक नहीं थीं। लेकिन चंपा न तो शार्दूल, नीलिमा और विशाल कछुए जैसे दिव्य जानवरों की वंशज थी और न ही उसने माया और आयु जैसी सर्वोच्च तकनीकों की साधना की थी। उसने केवल एक नवविपत्ति लोक की तकनीक, नवविपत्ति दिव्य फीनिक्स विद्या की साधना की थी। हालांकि नवविपत्ति दिव्य फीनिक्स विद्या भी एक बहुत ही गहन कौशल है। यह पर्वत भंजक दानव दमन तकनीक और विशुद्ध शून्य हृदय तकनीक से बहुत कमतर है। फिर भी जब चंपा ने दिव्य विकास लोक में प्रवेश किया तो हलचल आश्चर्यजनक थी। ऐसा लगता है कि इस छोटी लड़की की युद्ध प्रतिभा मेरी कल्पना से कहीं अधिक मजबूत है। विराट को उस प्रभाव की पूरी सीमा का पता नहीं था जो उसके अनंत अराजकता सम्राट तकनीक, अपनी स्वयं की अनंत परम रक्तवंश के सार का उपयोग करके चंपा की योग्यता को बदलने की गुप्त विधि का उस पर पड़ा था। अनंत अराजकता सम्राट तकनीक पूरे ब्रह्मांड में सबसे सर्वोच्च और अद्वितीय साधना पद्धति थी और इसकी साधना के माध्यम से उसने जो अनंत परम रक्तवंश जागृत किया था वह भी दुनिया के सबसे शक्तिशाली रक्तवंशों में से एक था। अनंत अराजकता सम्राट तकनीक के माध्यम से चंपा के शरीर को बदलने के लिए अपनी स्वयं की अनंत परम रक्तवंश के सार का उपयोग करने के प्रभाव उसकी कल्पना से कहीं अधिक थे। उस समय उसके कार्य केवल चंपा में दिव्य फीनिक्स रक्तवंश को जगाने के बारे में नहीं थे। यहां तक कि मौसी रेणुका भी आसमान में असाधारण घटनाओं से चकित थी। हालांकि उसने शार्दूल, नीलिमा, विशाल कछुए, माया, आयु और विराट के स्वर्ण ड्रैगन अवतार के दिव्य विकास लोक में प्रवेश करने के आश्चर्यजनक दृश्यों को पहले देखा था, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि चंपा भी दिव्य विकास लोक में प्रवेश करते समय इस स्तर तक पहुंच सकती है। उसकी आंखों के सामने जो हो रहा था वह उसकी उम्मीदों से कहीं बढ़कर था। चंपा के दिव्य विकास लोक में प्रवेश की आश्चर्यजनक हलचल ने पूरे तलवार संप्रदाय और दिव्य पवन महल के उच्च स्तरीय अधिकारियों को चौंका दिया, जो खबर सुनने के बाद देखने के लिए जय युग संप्रदाय के खंडहरों के आसपास के क्षेत्र में दौड़ पड़े। खबर सुनने के बाद नीलिमा और माया भी वहां पहुंच गईं। जब उन्होंने आसमान में स्वर्ग और पृथ्वी के महान दांव से बने स्वर्ण फीनिक्स को देखा तो नीलिमा आसमान से गिर पड़ी। उसका पूरा शरीर कमजोर और कांप रहा था। फीनिक्स सभी पक्षियों का राजा है। फीनिक्स के सामने सभी पक्षी दानवों को समर्पण करना होगा। नीलिमा नील पक्षी की वंशज होने के नाते और भी अधिक ऐसी ही थी। आखिरकार नील फीनिक्स केवल फीनिक्स के वंशजों में से एक है। सच्चे फीनिक्स के सामने नील फीनिक्स को भी समर्पण में अपना सिर झुकाना चाहिए। अपने छठे रक्तवंश की उन्नति के बाद से नीलिमा का रक्तवंश स्तर बेहद उच्च हो गया है और इसका नील फीनिक्स रक्तवंश पहले की तुलना में बहुत अधिक शुद्ध है। उसके बाद इसे शायद ही कभी रक्तवंश के मामले में दूसरों द्वारा दबाया गया हो और यहां तक कि चंपा का सामना करते समय भी यह बहुत अधिक शांत थी। लेकिन आज इसने एक बार फिर जीवन के स्तर के मामले में उस पूर्ण कुचल देने वाली शक्ति को महसूस किया, जिससे अनजाने में ही इसके रक्तवंश की गहराई से एक भयानक डर और समर्पण पैदा हो गया। यह भय और समर्पण इसके रक्तवंश की गहराई से आया था और यहां तक कि यह भी इसे नियंत्रित नहीं कर सकती थी। नीलिमा, क्या हुआ? यह देखकर माया दौड़ कर आई और नीलिमा को जमीन से उठा लिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि नीलिमा अचानक आसमान से गिर पड़ेगी, इसलिए अप्रत्याशित रूप से उसके पास प्रतिक्रिया करने का समय नहीं था और वह उसे पकड़ नहीं पाई। आखिरकार किसी को उम्मीद नहीं थी कि नीलिमा जैसी दिव्य विकास लोक की विशेषज्ञ के साथ ऐसा कुछ होगा। कुछ नहीं, नीलिमा हकलाते हुए बोली। नीलिमा, तुम इतनी डरी हुई हो और फिर भी कहती हो कि कुछ नहीं हुआ। माया ने अपने हाथ में कांपती हुई नीलिमा को देखा और पूछे बिना न रह सकी, यह तो बस एक खगोलीय घटना है। जब चंपा दिव्य विकास लोक में प्रवेश कर रही है, तुम इतनी डरी हुई क्यों हो? हालांकि उसने भी आसमान में स्वर्ण फीनिक्स से निकलने वाले खौफनाक दबाव को महसूस किया था, लेकिन यह उसे डराने और समर्पण करने के लिए पर्याप्त नहीं था। इसलिए उसे नीलिमा की प्रतिक्रिया काफी अविश्वसनीय लगी। आखिरकार नीलिमा युद्ध शक्ति में उससे कमजोर नहीं थी और इच्छा शक्ति के मामले में
नीलिमा को कम से कम 21वें स्तर के तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह द्वारा अभ्यासित किया गया था, इसलिए उसे इतना कमजोर नहीं होना चाहिए। तुम दानव नहीं हो, तुम्हें कैसे पता चलेगा कि यह दबाव हमारे लिए कितना खौफनाक है? नीलिमा ने चिढ़ते हुए कहा। हालांकि मनुष्य शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं और उनके रक्तवंश दानवों की तुलना में बहुत कम शक्तिशाली होते हैं, लेकिन मनुष्यों को एक बड़ा लाभ भी है। रक्तवंश के दबाव का मनुष्यों पर लगभग कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अनगिनत लोगों की सभी जातियों में केवल मानव जाति ही रक्तवंश के दबाव के सबसे कम प्रभाव का अनुभव करती है। सटीक रूप से कहें तो रक्तवंश के दबाव का मनुष्यों पर लगभग कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मानव विकास रक्तवंश पर बिल्कुल निर्भर नहीं करता है, बल्कि अटूट इच्छा शक्ति और दृढ़ता पर निर्भर करता है। यहां तक कि सबसे सामान्य इंसान बिना किसी विशेष रक्तवंश के संभावित रूप से एक अद्वितीय पावर हाउस बन सकता है जो एक क्षेत्र को दबा सकता है। यह अन्य जातियों के लिए बिल्कुल अविश्वसनीय है। अन्य जातियों में, चाहे वह दानव जाति हो, राक्षस जाति हो, रक्तजीवी जाति हो या पाताल जाति हो, रक्तवंश का स्तर जितना ऊंचा होगा उपलब्धि उतनी ही बड़ी होगी। इसलिए इन जातियों में जन्म अनिवार्य रूप से उपलब्धि की ऊपरी सीमा निर्धारित करता है। लेकिन मानव जाति अलग है, वे जन्म से सबसे कम चिंतित जाति है। यहां तक कि अत्यंत विनम्र मूल का इंसान भी सबसे मजबूत बन सकता है। इसलिए मनुष्यों में रक्तवंश के दबाव की अवधारणा का अस्तित्व ही नहीं है। क्या यह वास्तव में इतना बढ़ा चढ़ाकर है? माया ने कुछ संदेह के साथ पूछा। ईमानदारी से कहूं तो उसे यह अविश्वसनीय लगा कि उसके रक्तवंश के दमन का इतना महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है। यह तो बस कुछ रक्तवंश का दबाव था। उसके विचार में इसने केवल आभा को थोड़ा बढ़ा दिया था। इसका उन लोगों पर अधिक प्रभाव पड़ सकता है जिनकी इच्छा शक्ति कमजोर है, लेकिन दृढ़ संकल्प वाले लोगों के लिए प्रभाव नगण्य होना चाहिए। जरा उन तलवार संप्रदाय और दिव्य पवन महल के योद्धाओं को देखें जो देखने भी आए थे। वे लोग युद्ध शक्ति के मामले में नीलिमा से बहुत कमजोर थे, फिर भी वे उसकी तरह डरे हुए नहीं थे। छोड़ो, तुमसे बहस करने का कोई फायदा नहीं है, तुम दानव नहीं हो। नीलिमा ने अपने पंख फड़फड़ाते हुए चिढ़कर कहा। ठीक है, मैं तुम्हारे मामले नहीं समझती, माया ने कहा। तो नीलिमा, क्या मैं तुम्हें दूर ले चलूं? नीलिमा को इतना डरा हुआ देखकर माया को लगा कि उसका यहां और रुकना उसके लिए अच्छा नहीं होगा। हालांकि वह वास्तव में चंपा की सफलता की असाधारण घटनाओं को देखना जारी रखना चाहती थी। आखिरकार वह स्वर्ण फीनिक्स वास्तव में बहुत सुंदर था। ये नजारे सचमुच आंखों को सुकून देने वाले थे। नहीं, कृपया नहीं, यही ठीक है। माया की बातें सुनकर नीलिमा ने जल्दी से कहा। चंपा की सफलता को देखने का इसके लिए बहुत लाभ था और नीलिमा इस तरह के अवसर को चूकने के लिए तैयार नहीं थी। आखिरकार नील पक्षी रक्तवंश की उन्नति का अंतिम लक्ष्य फीनिक्स में बदलना था। हालांकि यह लक्ष्य नील पक्षी के लिए बेहद कठिन था और अनगिनत वर्षों से कोई भी नील पक्षी कभी सफलतापूर्वक फीनिक्स में नहीं बदल पाया था। फिर भी नील पक्षी वंश के अनगिनत सदस्यों ने इस लक्ष्य की ओर प्रयास किया, इसकी दूर की संभावना के बावजूद। इस क्षण आसमान में स्वर्ण फीनिक्स, हालांकि केवल स्वर्ग और पृथ्वी के महान दांव की अभिव्यक्ति है और सच्चा फीनिक्स नहीं है, इसमें असली फीनिक्स के समान ही गहरा दांव सार था। इसलिए स्वर्ग और पृथ्वी के महान दांव से घनीभूत स्वर्ण फीनिक्स की इस प्रेत छाया को देखना नीलिमा के लिए बहुत महत्व का था। यह एक ऐसा अवसर था जिसके लिए नीलिमा तरस रही थी और वह इसे गंवाने को तैयार नहीं थी। ठीक है, नीलिमा की बातें सुनकर माया केवल सिर हिलाकर सहमत हो सकी। चूंकि नीलिमा जाना नहीं चाहती थी, इसलिए वह रुककर उसका साथ देगी। आखिरकार वह खुद भी इस अतुलनीय रूप से सुंदर दृश्य को देखना चाहती थी। आसमान में खगोलीय घटनाएं पूरे 3 दिन तक चलीं, जिसके बाद अंततः समाप्त हो गईं। जैसे ही खगोलीय घटनाएं धीरे धीरे छूट गईं, चंपा ने सफलतापूर्वक दिव्य विकास लोक में प्रवेश कर लिया। युवा मास्टर, मैंने सफलता प्राप्त कर ली। चंपा विराट के पास आई और मधुरता से मुस्कुराई। बहुत बढ़िया, विराट ने हाथ बढ़ाकर उसके बाल सहलाए और खुशी से कहा। चंपा को एकांतवास से बाहर आते देख तलवार संप्रदाय और दिव्य पवन महल के लोग तुरंत उसे बधाई देने के लिए दौड़ पड़े। हर कोई विराट के लिए चंपा का महत्व जानता था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे उसे खुश करने का यह अवसर नहीं चूकेंगे। बधाई देने वाली इतनी शक्तिशाली हस्तियों का सामना करते हुए चंपा क्षण भर के लिए खोसी गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि स्थिति को कैसे संभाला जाए। वह स्वभाव से ही सरल बुद्धि वाली थी और इस तरह की स्थिति से निपटने में वह माहिर नहीं थी। चंपा के इस डरे हुए रूप को देखकर विराट कुछ असहाय महसूस करने लगा और अंततः उसे स्थिति को हल करने में मदद करने के लिए बीच बचाव करना पड़ा। मौसी रेणुका इस दृश्य को देखकर कुछ हद तक अवाक रह गई थी। यह लड़की चंपा पहले से ही एक दिव्य विकास लोक की विशेषज्ञ थी, फिर भी वह इतनी भोली और अनुभवहीन लग रही थी। वह भविष्य में दिव्य पवन महल की मालकिन के रूप में कैसे सफल होगी? ऐसा लग रहा था कि उसे भविष्य में और अधिक प्रशिक्षण की आवश्यकता है। अन्यथा यदि वह विराट के संरक्षण में ऐसे ही जीवन व्यतीत करती रही तो वह कभी भी स्वतंत्र रूप से बड़ी जिम्मेदारियां उठाने की क्षमता विकसित नहीं कर पाएगी। चंपा को बधाई देने के बाद हर किसी ने महसूस किया कि वह वास्तव में स्थिति को संभालने के लिए संघर्ष कर रही थी और वे जल्दी से तितर बितर हो गए। केवल पगली चिड़िया और माया, जो आमतौर पर चंपा के करीब थीं, रुकी रहीं। आखिरकार चंपा इन परिचित लोगों के आसपास घबराई हुई नहीं थी। जब ज्यादातर लोग चले गए तो अंततः चंपा ने राहत की सांस ली। उसकी तनी हुई नसें ढीली पड़ गईं और उसके चेहरे पर एक सुकून भरी मुस्कान आ गई। यह देखकर मौसी रेणुका ने मन ही मन सिर हिलाया। वह पलक झपकते ही दूर चली गई और दूसरों के पीछे होली। विराट और चंपा को अकेला छोड़ दिया। दीदी चंपा, आप अद्भुत हैं। पगली चिड़िया चंपा के पास उड़कर आई। उसका चेहरा चापलूसी से भरा हुआ था। विराट ने पगली चिड़िया की ओर देखा। यह पगली चिड़िया हमेशा घमंड से पेश आती थी। पूरे शक्ति सिंधु महाद्वीप में उसे किसी का डर नहीं था, यहां तक कि अपनी ही मां के प्रति उसने उसे दीदी मीरा कहने की हिम्मत की, यह प्रदर्शित करते हुए कि वह कितनी दुस्साहसी थी। केवल चंपा के सामने ही यह इतना आज्ञाकारी व्यवहार करती थी। नीलिमा, तुम मेरी चापलूसी कर रही हो, चंपा ने विनम्रता से कहा। दीदी चंपा, आपको इतना विनम्र होने की आवश्यकता नहीं है। मुझे यकीन है कि पूरे शक्ति सिंधु महाद्वीप में बहुत कम लोग हैं जो अब आपका मुकाबला कर सकते हैं, नीलिमा ने चापलूसी करते हुए कहा। यह सुनकर विराट का मन मचल उठा। सही बात है, दिव्य विकास लोक में प्रवेश करने के बाद चंपा ने शक्ति के किस स्तर को प्राप्त किया था? पिछले 10 या उससे अधिक वर्षों में चंपा ने शायद ही कभी कोई कदम उठाया हो और यहां तक कि विराट भी उसकी वर्तमान शक्ति की सीमा नहीं जानता था। नीलिमा को इस विषय को उठाते हुए सुनकर विराट की उत्सुकता जाग उठी। वह भी जानना चाहता था कि दिव्य विकास लोक में प्रवेश करने के बाद चंपा ने शक्ति का कौन सा स्तर हासिल किया था। पगली चिड़िया, तुम चंपा के साथ अभ्यास क्यों नहीं करती और मुझे देखने दो कि चंपा कितनी मजबूत है, विराट ने नीलिमा को देखते हुए कहा। विराट की बातें सुनकर नीलिमा के भाव कठोर हो गए। विराट, तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम जानबूझकर लड़ाई मोल ले रहे हो? नीलिमा पलटी और गुस्से से विराट को घूरते हुए बोली। पगली चिड़िया, तुम क्या कर रही हो?
मैंने बस तुम्हें चंपा के साथ अभ्यास करने के लिए कहा था। मैंने तुम्हें कुछ और करने के लिए नहीं कहा। तुम इतनी तीखी प्रतिक्रिया क्यों दे रही हो? विराट भी नीलिमा की प्रतिक्रिया से अप्रसन्न था। नीलिमा, तुम मेरे साथ अभ्यास क्यों नहीं करती? मैंने अभी अभी दिव्य विकास लोक में प्रवेश किया है। मैं तुम्हारी बराबरी नहीं कर पाऊंगी। यदि तुम मेरे साथ अभ्यास करती हो तो मैं दिव्य विकास लोक की युद्ध शक्ति देख सकती हूं। चंपा ने भी उसे मनाने के लिए बात रखी। चूंकि युवा मास्टर ने कह दिया था, इसलिए वह उन्हें निराश नहीं करना चाहती थी। इसके अलावा नीलिमा उसकी अच्छी दोस्त थी और नीलिमा के साथ अभ्यास करना खतरनाक नहीं होगा। चंपा की बातें सुनकर नीलिमा का हृदय मचल उठा। हाँ, भले ही चंपा की युद्ध शक्ति मजबूत थी, उसने अभी अभी दिव्य विकास लोक में प्रवेश किया था, जबकि वह काफी समय से दिव्य विकास लोक में थी। जब चंपा ने दिव्य विकास लोक में प्रवेश किया तो खगोलीय घटनाएं उसके अपने जैसी ही थीं। उसे उसके लिए एक प्रतिद्वंद्वी नहीं होना चाहिए, है ना? यह सोचकर नीलिमा ने अब और मना नहीं किया। ठीक है, चूंकि दीदी चंपा ने कह दिया है, मेरे पास तुम्हारा साथ देने के लिए अपने जीवन को जोखिम में डालने के अलावा कोई विकल्प नहीं है, नीलिमा ने अपने पंख फड़फड़ाते हुए कहा। फिर समूह नवधारा महाद्वीप के बाहर ब्रह्मांडीय तारों वाले आकाश में पहुंचा और युद्ध के मैदान का चयन किया। नीलिमा और चंपा दोनों की शक्ति के साथ उनकी सम्मिलित युद्ध शक्ति खौफनाक थी। स्वाभाविक रूप से वे जययुग संप्रदाय के खंडहरों के पास अभ्यास नहीं कर सकती थीं, अन्यथा उनकी लड़ाई शायद खंडहरों को समतल कर देती। दीदी चंपा, आ जाइए, नीलिमा ने पूरे आत्मविश्वास के साथ कहा। नीलिमा, सावधान रहना, चंपा ने मुस्कुराते हुए कहा। फिर दोनों ने एक महान युद्ध शुरू किया। इस लड़ाई की शुरुआत में नीलिमा आत्मविश्वास से भरी हुई थी, लेकिन लड़ाई शुरू होने के बाद वह जल्दी ही चंपा से स्तब्ध रह गई। चंपा की युद्ध शक्ति उसकी उम्मीदों से कहीं अधिक थी, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह चंपा के खिलाफ अपनी वास्तविक युद्ध शक्ति को पूरी तरह से उजागर करने में असमर्थ थी। हालांकि चंपा ने जानबूझकर अपने रक्तवंश के दबाव का उपयोग नहीं किया था, लेकिन उसके हर हाव भाव में स्वाभाविक रूप से जो दबाव झलक रहा था, वह अभी भी नीलिमा पर बहुत अधिक दमन डाल रहा था। चंपा के रक्तवंश के दबाव में नीलिमा अपनी आधी ताकत भी नहीं दा सकी। यह लड़ाई नीलिमा के लिए एक करारी हार के साथ समाप्त हुई। इस लड़ाई का परिणाम देखकर विराट अविश्वसनीय रूप से आश्चर्यचकित था। उसने वास्तव में चंपा की ताकत के इतने दुर्जय होने की उम्मीद नहीं की थी। पगली चिड़िया, तुम हमेशा डींगे हाँकती हो कि तुम कितनी अद्भुत हो, लेकिन पता चला कि यह सब सिर्फ बातें थीं। विराट ने नीलिमा की ओर देखा और हंस पड़ा। चंपा से हारने के बाद पहले से ही निराश महसूस कर रही नीलिमा विराट के व्यंग्यात्मक शब्दों से तुरंत आगा बबूला हो गई। विराट, अगर तुम इतने अच्छे हो तो तुम चंपा से क्यों नहीं लड़ते और देखते हो कि तुम क्या कर सकते हो? नीलिमा ने विराट को गुस्से से घूरते हुए कहा। सही बात है विराट, तुम उसके साथ अभ्यास क्यों नहीं करते? सिर्फ बातें करना काफी नहीं है। माया ने बीच में टोकते हुए नीलिमा का बचाव किया। वह अपनी सबसे अच्छी दोस्त को विराट द्वारा धमकाया जाना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। हालांकि उन्होंने जो भी कहा, विराट अविचलित रहा। अंततः माया इसे और अधिक सहन करने में असमर्थ होकर चंपा को द्वंद्व युद्ध के लिए चुनौती दे बैठी। चंपा ने मना नहीं किया। दोनों ने स्वर्ग में फिर से अभ्यास किया। हालांकि इस बार माया विजयी होकर उभरी। ऐसा नहीं था कि चंपा की युद्ध शक्ति उसी स्तर पर माया की तुलना में कमतर थी, बल्कि माया ने चंपा से कई साल पहले दिव्य विकास लोक में प्रवेश किया था। कई वर्षों की साधना और शोधन के बाद माया का लोक लंबे समय से स्थिर था और उसकी ताकत स्वाभाविक रूप से चंपा से अतुलनीय थी, जिसने अभी अभी दिव्य विकास लोक में प्रवेश किया था। अब माया की शक्ति दिव्य विकास लोक के चरम पर एक पैर रखे एक पावर हाउस का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त थी, और नीलिमा के विपरीत उसे चंपा के रक्तवंश द्वारा दबाया नहीं गया था, इसलिए उसकी युद्ध शक्ति स्वाभाविक रूप से चंपा की तुलना में बहुत अधिक मजबूत थी। मैं हार गई माया, तुम अब भी ज्यादा शक्तिशाली हो, चंपा ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम ऐसा नहीं कह सकती। आखिरकार मैंने तुमसे कई साल पहले दिव्य विकास लोक में प्रवेश किया था। अगर हमने समान समय तक दिव्य विकास लोक में साधना की होती तो शायद मैं तुम्हें हरा नहीं पाती। चंपा को यह कहते सुन माया को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। चंपा का स्वभाव कोमल था और चंपा के साथ उसके संबंध वास्तव में बहुत अच्छे थे। आज उसने चंपा को चुनौती सिर्फ इसलिए दी थी क्योंकि वह अपनी अच्छी दोस्त को विराट के शब्दों से धमकाया जाता हुआ नहीं देख सकती थी। दीदी चंपा, मैंने अभी जो कहा वह आपके लिए नहीं था, नीलिमा ने माफी मांगते हुए कहा। मैं तो बस उस कमीने विराट की व्यंग्यात्मक टिप्पणियों पर गुस्सा थी। मुझे पता है, चंपा ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन युवा मास्टर तो बस मजाक कर रहे थे, वे तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाना चाहते थे। नीलिमा, इसे दिल पर मत लो। हम कोई रास्ता नहीं, वह कमीना जानबूझकर मेरा मजाक उड़ा रहा था, नीलिमा ने नाक भौं से कोड़ते हुए कहा। तीनों महिलाएं एक साथ चिपट गईं, बकबक करती हुईं और गले मिलती हुईं विराट को एक तरफ खड़ा छोड़ गईं। चंपा, हम अब जा रहे हैं, याद से कभी हमसे मिलने आना। कुछ देर बात करने के बाद अंततः माया ने चंपा को अलविदा कहा और हाथ हिलाया। ठीक है, मैं आऊंगी, चंपा ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। माया और नीलिमा को जाते हुए देखकर विराट चंपा की ओर मुड़ा और बोला, चंपा चलो अभ्यास करते हैं। वह पहले माया और नीलिमा के चिढ़ाने के कारण चंपा के साथ अभ्यास करने के लिए सहमत नहीं हुआ था। उसे चिंता थी कि अगर वह हार गया तो पगली चिड़िया और छोटी मूर्ख उस पर हंसेंगी। चंपा की प्रदर्शित शक्ति को देखते हुए विराट को यह विश्वास नहीं था कि वह उसे हरा सकता है। हाँ युवा मास्टर, चंपा ने सिर हिलाया। वह विराट के अनुरोधों को कभी मना नहीं करती थी। फिर दोनों ने नवधारा महाद्वीप के बाहरी इलाकों में अभ्यास किया। अप्रत्याशित रूप से अभ्यास विराट की हार के साथ समाप्त हुआ। विराट ने वास्तव में इसकी भविष्यवाणी की थी। दिव्य विकास लोक में प्रवेश करने के बाद अब वह चंपा का मुकाबला नहीं कर सकता था। चंपा की वर्तमान शक्ति एक शक्तिशाली अंतिम चरण के दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञ के तुलनीय है, जबकि उसकी वर्तमान शक्ति केवल एक शीर्ष स्तरीय मध्य चरण के दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञ के बराबर है, जो चंपा से थोड़ी कमतर है। बेशक चंपा के खिलाफ इस मैच में यह केवल विराट की अपनी ताकत है, बिना किसी अन्य तरीके का उपयोग किए। यदि वह अनंत परम रक्तवंश की शक्ति का उपयोग करता तो चंपा उसे हरा नहीं पाती। हालांकि यह केवल एक आकस्मिक अभ्यास मैच है, किसी दुश्मन के खिलाफ लड़ाई नहीं, इसलिए विराट स्वाभाविक रूप से किसी अन्य तरीके का उपयोग नहीं करेगा। विराट मन ही मन खुश हुआ कि वह माया और नीलिमा की बातों से उकसावे में नहीं आया, अन्यथा उसे बहुत बेइज्जती का सामना करना पड़ता। माया और उस पगली चिड़िया के बड़े मुंह के कारण वे शायद न केवल उसके मुंह पर उस पर हंसती, बल्कि आज की घटनाओं की खबर पूरे तलवार संप्रदाय में फैला देती। उस स्थिति में वह केवल उनके सामने ही नहीं बल्कि सबसे सामने अपनी इज्जत गंवा बैठता। चंपा, बहुत बढ़िया, विराट ने हाथ बढ़ाकर चंपा का सिर सहलाया और प्रशंसा करते हुए कहा। युवा मास्टर, क्या मैं दानव वंश के खिलाफ इस महान युद्ध में भाग ले सकती हूँ? चंपा ने अचानक पूछा। पिछले एक दशक या उसके आसपास विराट ने उसे तलवार संप्रदाय के कई अभियानों में भाग लेने से मना कर दिया था।
हालांकि वह जानती थी कि विराट ने उसकी सुरक्षा के लिए, उसकी भलाई के लिए और उसे जोखिम लेने से रोकने के लिए ऐसा किया था। चंपा हमेशा अपने युवा मास्टर के संरक्षण में नहीं रहना चाहती थी। वह उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने के लिए तरस रही थी, उसके लिए उपयोगी होने के लिए, न कि केवल कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी वह रक्षा कर सके। चंपा की बातें सुनकर विराट अवाक रह गया और चुप हो गया। युवा मास्टर, नीलिमा और माया ऐसे अभियानों में भाग ले सकती हैं और मास्टर तथा मैडम सीमा पर मानवता के लिए लड़ रहे हैं। मैं भी आपके लिए कुछ करना चाहती हूँ, मानवता के लिए योगदान देना चाहती हूँ। चंपा ने विराट की ओर देखा। उसकी नजर कोमल फिर भी दृढ़ थी। ठीक है, अगर तुम भाग लेना चाहती हो तो भाग लो। चंपा की बातें सुनकर अंततः विराट ने सिर हिलाया। चंपा उसके दिल के सबसे महत्वपूर्ण लोगों में से एक थी और वह नहीं चाहता था कि वह खतरे में पड़े। लेकिन जैसा कि चंपा ने कहा, नीलिमा, माया और यहां तक कि उसके माता पिता सभी युद्ध के मैदान में मानवता के लिए लड़ रहे थे। यदि वह चंपा को रोकने की कोशिश करता तो इसका उल्टा असर हो सकता था और वह और भी अधिक परेशान हो सकती थी। विराट चाहता था कि चंपा शांति से रहे और नहीं चाहता था कि वह खतरे में पड़े, लेकिन वह उससे भी ज्यादा उसे खुश देखना चाहता था। चंपा अब वह भोली भाली छोटी लड़की नहीं रह गई थी जो वह कभी थी, न ही वह कमजोर थी। वह अब आश्चर्यजनक युद्ध शक्ति के साथ एक शक्तिशाली दिव्य विकास लोक की विशेषज्ञ थी। चंपा की वर्तमान शक्ति के साथ शक्ति सिंधु महाद्वीप में ऐसे बहुत कम लोग थे जो उसका मुकाबला कर सकते थे। इतनी शक्तिशाली दिव्य विकास लोक की विशेषज्ञ को युद्ध के मैदान में जाने देने के बजाय पीछे रखना नैतिक या तार्किक रूप से सही नहीं होगा। धन्यवाद युवा मास्टर। यह देखकर कि विराट मान गया है, चंपा बहुत खुश हुई। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। वह आखिरकार अपने युवा मास्टर के साथ फिर से लड़ सकती थी। चंपा के चेहरे पर खुशी की मुस्कान देखकर विराट का दिल खुशी से झूम उठा। ऐसा लग रहा था कि चंपा की रक्षा करने की उसकी पिछली धारणा उसके लिए सबसे अच्छी बात नहीं हो सकती थी। वास्तव में चंपा की वर्तमान शक्ति के साथ शक्ति सिंधु महाद्वीप में ऐसे बहुत कम। विराट मान गया है, चंपा खुशी से झूम उठी। उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। वह अंततः अपने युवा मास्टर के साथ फिर से लड़ सकती थी। चंपा के चेहरे पर खुशी की मुस्कान देखकर विराट का दिल जोरों से धड़कने लगा। ऐसा लग रहा था कि चंपा की रक्षा करने की उसकी पिछली सोच शायद उसके लिए सबसे अच्छी बात नहीं थी। वास्तव में यह एक बंधन हो सकता था। शायद उसे सबसे ज्यादा खुशी उसके साथ रहने, एक साथ तूफानों का सामना करने और उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने में मिलती थी। असुरलोक। आकाश में 5 विशाल आकृतियां अकल्पनीय गति से उड़ रही थीं। उनकी दिशा मानव क्षेत्र मध्य महाद्वीप थी। ये 5 विशाल आकृतियां कोई और नहीं बल्कि असुर ग्रसिका, असुर रुद्र और अंधकार दानव वंश के 3 अन्य शीर्ष स्तरीय विशेषज्ञ थे। असुरलोक में अंधकार पर्वत के किनारे हुए युद्ध के बाद जब मानव सेना पीछे हटी तो वे सीधे मध्य महाद्वीप की ओर निकल पड़े। मूल रूप से उनकी योजना एक ही युद्ध में मानव सेना के अभिजात वर्ग को नष्ट करने की थी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से मानव विशेषज्ञों ने उनके हमले का डटकर सामना किया और अंततः सफलतापूर्वक पीछे हटने में सफल रहे। मानव जाति की ताकत असुर भैरव द्वारा किए गए वर्णन से कहीं अधिक थी और उनके संसाधन जैसे कि जादुई खजाने उनकी उम्मीदों से कहीं अधिक थे। इसके अलावा मानव जाति ने एक महान स्थानिक स्थानांतरण व्यूह भी स्थापित किया था और उनकी वापसी इतनी तेज थी कि इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते मानव सेना पूरी तरह से पीछे हट चुकी थी। हालांकि असुर ग्रसिका और अन्य अंधकार दानव विशेषज्ञ मानव जाति की इस तेज वापसी से थोड़ा हैरान जरूर थे, लेकिन वे विशेष रूप से चिंतित नहीं थे। मानव जाति चाहे कितना भी भाग ले, क्या वे धरती के छोर तक भाग सकते हैं? शक्ति सिंधु महाद्वीप बस इतना ही बड़ा है। मानव जाति कुछ समय के लिए भाग सकती है, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। शक्ति सिंधु महाद्वीप का क्षेत्र बहुत विशाल है, लेकिन यह केवल साधारण योद्धाओं के लिए लागू होता है। दिव्य विकास लोक के शीर्ष पर बैठे उनके जैसे शक्तिशाली विशेषज्ञों के लिए पूरे पश्चिमी महाद्वीप को पार करने के लिए 1 वर्ष का समय पर्याप्त है। यहां तक कि अगर वे पूरे शक्ति सिंधु महाद्वीप को पार करते हैं तो भी इसमें अधिक से अधिक 4 या 5 साल लगेंगे। आगे मानव जाति का क्षेत्र मध्य महाद्वीप होना चाहिए। असुर ग्रसिका ने दूर क्षितिज की ओर देखते हुए कहा, हमारी गति से हमें अगले 4-5 दिनों में मध्य महाद्वीप पहुंच जाना चाहिए। हे उस समय मानव जाति ने जान की बाजी लगाकर लड़ाई लड़ी थी, लेकिन अंततः वे हमें मध्य महाद्वीप पर कदम रखने से नहीं रोक पाए। जो लक्ष्य हम उस समय हासिल नहीं कर सके वह आज हम 5 ने अंततः हासिल कर लिया है। असुर रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि भले ही मानव जाति की ताकत उस समय की तुलना में बहुत कमजोर हो गई है, लेकिन उनकी लड़ने की भावना नहीं बदली है। वे अभी भी वैसे ही निडर हैं। असुर मारक ने आह भरते हुए कहा। अंधकार पर्वत के किनारे हुए युद्ध में मानव योद्धाओं द्वारा दिखाए गए उन्माद ने अभी भी उन्हें झकझोर कर रख दिया था। लगभग 1 करोड़ साल बीत जाने के बाद भी मानवता की यह अदम्य भावना कायम थी। यहां तक कि जब वे हार रहे होते थे तब भी वे आत्मविनाश कर लेते थे और अपने दुश्मनों के साथ ही खत्म हो जाते थे। उस महान युद्ध में एक के बाद एक मानव योद्धाओं के बलिदान के कारण ही उन्होंने अंधकार दानव वंश के सेनापति को गंभीर रूप से घायल कर दिया था, जिसने अंततः मानवता को अंधकार दानव वंश के पारलौकिक क्षेत्र के विशेषज्ञ को सील करने का अवसर दिया। अन्यथा केवल अपनी ताकत के बल पर मानवता अंधकार दानवों द्वारा पूरी तरह से पराजित हो गई होती। अंधकार दानवों के पास अविश्वसनीय रूप से मजबूत शारीरिक रक्षा थी, जो इस मामले में लगभग एक अजेय लाभ था। उस महान युद्ध के शुरुआती चरणों में मानव योद्धा अंधकार दानव वंश के पारलौकिक क्षेत्र के विशेषज्ञ को नुकसान भी नहीं पहुंचा सके थे। साधारण हमले अंधकार दानव की शारीरिक रक्षा को भेद ही नहीं सकते थे। चाहे तुम कितने भी निडर क्यों न हो, पूर्ण शक्ति के सामने सब व्यर्थ है। असुर ग्रसिका ने ठंडे स्वर में कहा। इस बार मानव जाति का विनाश निश्चित है। शक्ति सिंधु महाद्वीप अंततः हमारे अंधकार दानव वंश का होगा। अंधकार पर्वत के युद्ध में हालांकि मानव जाति ने अविश्वसनीय रूप से कड़ा प्रतिरोध दिखाया था और रक्त देवता मंदिर की मदद से उनके हमलों को अस्थायी रूप से रोक दिया था, लेकिन उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा था। उसे विश्वास नहीं था कि मानव जाति में दूसरा ऐसा प्रतिरोध शुरू करने की क्षमता है। हालांकि उस युद्ध में मानव दिग्गजों के आत्मविनाश से उनमें से कई गंभीर रूप से घायल भी हुए थे, लेकिन मानव जाति द्वारा उठाए गए भारी नुकसान की तुलना में उनकी चोटें मामूली थीं। उस युद्ध के बाद मानव जाति गंभीर रूप से कमजोर हो गई थी। असुर ग्रसिका के दृष्टिकोण से मानव जाति अब चॉपिंग बोर्ड पर रखी मछली की तरह थी, जो उनकी दया पर कटने के लिए अभिशप्त थी। हाँ, बिल्कुल, मानव जाति जैसी नीच जाति हमारे महान अंधकार दानव वंश का भोजन बनने के लिए ही बनी है। असुर ग्रसिका की बातें सुनकर असुर रुद्र तुरंत जोर से हंसा, लेकिन जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की उसके चेहरे के भाव अचानक बदल गए। धिक्कार है, ऐसा लगता है कि हम पर घात लगाकर हमला किया गया है। असुर मारक ने अपना रंग उड़ते हुए कहा। उसी क्षण उन्हें अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे वे किसी अदृश्य जाल में फंस गए हों। उनकी हरकतें सुस्त हो गईं, जैसे वे कीचड़ में फंस गए हों। उनकी गतिविधियां धीमी और बोझिल हो गईं।
उनकी वर्तमान स्थिति मकड़ी के जाले में फंसे कीड़ों जैसी थी। सावधान, असुर ग्रसिका ने चेतावनी दी। उसके चेहरे के भाव भी बुरी तरह बदल गए। उसी क्षण उसने अपने दिल में एक अतुलनीय रूप से घातक संकट उठता हुआ महसूस किया। लेकिन जैसे ही उसने बात की, उनके चारों ओर अचानक एक कान फोड़ देने वाला विस्फोट हुआ। विस्फोट की भयानक शक्ति ने तुरंत सैकड़ों अरब मील के दायरे में अंतरिक्ष को नष्ट कर दिया। विस्फोट के भयानक झटके सुनामी की तरह सभी दिशाओं में फैल गए। इस आकाश से दूर विराट, सूर्यवीर, मीरा, चंपा, नन्ही चिड़िया, माया, महारानी रेणुका, एल्डर विदुषी, उपाध्यक्ष दिवाकर, एल्डर दुष्यंत, एल्डर रोहन, शिखा शर्मा और अन्य शक्तिशाली मानवों का एक समूह छिपने वाले ताबीज का उपयोग करके दूर से शांतिपूर्वक स्थिति का निरीक्षण कर रहा था। उन्होंने स्वाभाविक रूप से पहले ही 5 शीर्ष स्तरीय दिव्य विकास लोक के अंधकार दानव विशेषज्ञों के आगमन को देख लिया था। हालांकि विराट की योजना के अनुसार स्थिति का निरीक्षण करने के लिए सभी लोग फिलहाल शांत रहे। हालांकि उन्हें विराट की विशिष्ट योजना के बारे में नहीं पता था, लेकिन उन्हें उस पर पूरा भरोसा था। दानव वंश के खिलाफ यह अभियान पूरी तरह से विराट द्वारा निर्देशित और संचालित था और हर किसी को स्वाभाविक रूप से उसके आदेशों का पालन करना था। मूल रूप से जब उन्होंने 5 शीर्ष स्तरीय दिव्य विकास लोक के अंधकार दानव विशेषज्ञों को अपनी ओर उड़ते हुए देखा, तो सभी का मूड पहले से ही तनावपूर्ण हो गया था और वे सभी आगामी पृथ्वी हिला देने वाले युद्ध की तैयारी कर रहे थे। हालांकि उन्हें आश्चर्य हुआ कि इससे पहले कि वे कोई कदम उठा पाते, जहां अंधकार दानव विशेषज्ञ मौजूद थे, वहां एक भयानक पृथ्वी को हिला देने वाला विस्फोट हुआ। यह इस विस्फोट की शक्ति वास्तव में भयानक है। विस्फोट की अपार शक्ति को देखकर एल्डर दुष्यंत और अन्य लोगों के गले सूख गए। उन्होंने भारी मन से थूक गटका। उनकी आंखें सदमे से भरी थीं और वे हकलाने लगे। हालांकि एल्डर दुष्यंत, एल्डर रोहन, एल्डर गिरिराज और अन्य सभी अंतिम चरण के दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञ थे, लेकिन उन्हें यकीन था कि अगर वे उस भयानक विस्फोट में फंस गए होते तो वे तुरंत नष्ट हो जाते और बचने का कोई मौका नहीं होता। शायद उपाध्यक्ष दिवाकर जैसे शीर्ष स्तर के विशेषज्ञ, जिनका एक पैर दिव्य विकास लोक के शीर्ष पर है, अपने रक्षात्मक जादुई हथियार अर्ध महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र के साथ जीवित रहने का एक मामूली मौका पा सकते थे। लेकिन उपाध्यक्ष दिवाकर के लिए भी यह जीवित रहने का केवल एक मामूली मौका था। अधिक संभावना यही थी कि वह सीधे उस भयानक विस्फोट में मारे जाते। उन्होंने वास्तव में यह उम्मीद नहीं की थी कि विराट इतनी भयानक योजना बना सकता है। दूर क्षितिज पर अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली विस्फोट देखकर उपाध्यक्ष दिवाकर, एल्डर दुष्यंत, एल्डर रोहन और अन्य दोनों हैरान रह गए और सन्नाटे में आ गए। अंधकार पर्वत के किनारे हुए युद्ध में यदि विराट आरोहण लोक में जाने के लिए एकांतवास में नहीं होता, तो संभवतः उनकी मानव जाति को इतना भारी नुकसान नहीं उठाना पड़ता। लेकिन किस्मत ने एक क्रूर खेल खेला। उन 5 शीर्ष स्तरीय दिव्य विकास लोक के अंधकार दानव विशेषज्ञों का अचानक प्रकट होना ठीक उसी समय हुआ जब विराट एकांतवास में था। सौभाग्य से विराट ने अपनी मां मीरा के पास एक रक्त देवता मंदिर, एक अर्ध महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र और एक काले सुनहरे रंग का पुतला छोड़ दिया था। इन 2 खजानों के साथ मानव जाति बमुश्किल उन 5 शीर्ष स्तरीय दिव्य विकास लोक के अंधकार दानवों के हमले का सामना कर पाई। अन्यथा मानव जाति का नुकसान और भी अधिक होता और यह कहना मुश्किल है कि कितने लोग जीवित बचते। सभी तैयार हो जाओ, हमारी योजना के दूसरे चरण के साथ आगे बढ़ो। जैसे ही सभी लोग अभी भी सदमे से उभर रहे थे, विराट की आवाज गूंज उठी। यह सुनकर सभी लोग वास्तविकता में वापस आ गए। दूर हुए विस्फोट को ध्यान से देखते हुए उनके चेहरे गंभीर थे, किसी भी क्षण कार्य करने के लिए तैयार थे। दूर आकाश में जैसे ही विस्फोट के झटके धीरे धीरे कम हुए, बिखरा हुआ अंतरिक्ष धीरे धीरे ठीक होने लगा। चकाचौंध कर देने वाली रोशनी फीकी पड़ गई, जिससे उसके भीतर 5 विशाल आकृतियां दिखाई देने लगीं। इस समय 5 शीर्ष स्तरीय दिव्य विकास लोक के अंधकार दानव विशेषज्ञ अब उतने अभिमानी और उत्साही नहीं थे जितने वे पहले थे। अब जो कुछ बचा था वह केवल अंतहीन अपमान और क्रोध था। इस विस्फोट के बाद सभी 5 शीर्ष स्तरीय दिव्य विकास लोक के अंधकार दानव विशेषज्ञ गंभीर रूप से घायल हो गए थे। इस विस्फोट से उन्हें जो चोटें लगी थीं, वे अंधकार पर्वत के किनारे मानव विशेषज्ञों के आत्मविनाश के कारण लगी चोटों से कहीं अधिक गंभीर थीं। इस बार उनकी चोटों की गंभीरता ने उनके लगभग 1 करोड़ वर्षों के आराम को लगभग पूरी तरह से व्यर्थ कर दिया। 5 शीर्ष स्तरीय दिव्य विकास लोक के अंधकार दानव विशेषज्ञ अब घावों से ढके हुए थे। उनके विशाल शरीरों में बड़े बड़े छेद हो गए थे, कुछ तो उनके आर पार हो गए थे। इन छेदों के अलावा उनके शरीर पर भयानक आड़े तिरछे घाव भी थे। इन घावों से फव्वारे की तरह काला खून बह रहा था, जो उनकी चोटों की भयानकता को दर्शा रहा था। दूर आकाश में विस्फोट के झटके शांत होने के बाद सामने आए 5 शीर्ष स्तरीय दिव्य विकास लोक के अंधकार दानव विशेषज्ञों को देखकर यह विराट की आंखों में आश्चर्य की एक झलक साफ दिखाई दे रही थी। हालांकि उसे पता था कि केवल विस्फोट की शक्ति से इन 5 शीर्ष स्तरीय दिव्य विकास लोक के अंधकार दानव विशेषज्ञों को नष्ट करने की उम्मीद करना अवास्तविक है। हालांकि यह तथ्य कि इतने भयानक विस्फोट के बावजूद ये 5 शीर्ष स्तरीय दिव्य विकास लोक के अंधकार दानव विशेषज्ञ इतने ऊर्जावान बने रहे, विराट की उम्मीदों से थोड़ा परे था। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि इस अविश्वसनीय रूप से भयानक हत्या व्यूह को स्थापित करने में उसने जो संसाधन खर्च किए थे, वे आश्चर्यजनक थे। इन अंधकार दानव विशेषज्ञों पर सफलतापूर्वक घात लगाकर हमला करने के लिए विराट ने पहले से ही बहुत बड़ी तैयारी की थी। उसने शक्तिशाली वायु विस्फोटक ताबीज को परिष्कृत करने के लिए विभिन्न अत्यंत कीमती सामग्रियों का उपयोग किया। केवल व्यूह के लिए सामग्री को परिष्कृत करने में ही उसे लगभग 10 लाख जन्मजात आध्यात्मिक पत्थर खर्च करने पड़े। 10 लाख जन्मजात 9वीं श्रेणी के आध्यात्मिक पत्थरों में परिवर्तित 100 खरब के बराबर है। धन की इतनी खगोलीय राशि से लगभग एक अच्छा महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र खरीदा जा सकता था। इन 5 शीर्ष स्तरीय दिव्य विकास लोक के अंधकार दानव विशेषज्ञों के सटीक उड़ान पथ का पता लगाने और उनकी गतिविधियों को समझने के लिए विराट ने उनकी यात्रा का निरीक्षण करने के लिए अक्सर पश्चिमी महाद्वीप की यात्रा की थी। हरित की मदद से उनकी हरकतों को छिपाने के कारण विराट के कार्यों पर 5 शीर्ष स्तरीय दिव्य विकास लोक के अंधकार दानव विशेषज्ञों का ध्यान नहीं गया। इन 5 विशेषज्ञों को इस बात का भी अंदाजा नहीं था कि विराट द्वारा उनके ठिकाने पर लगातार नजर रखी जा रही है। उनके स्थान का पता लगाने और उनके उड़ान पथ का अनुमान लगाने के बाद विराट ने उनके यात्रा की दिशा में पहले से ही यह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हत्या व्यूह स्थापित कर दिया था। वर्तमान प्रगति भी विराट की उम्मीदों के भीतर ही थी। हमला करो। विस्फोट के झटके शांत होने ही वाले थे कि विराट ने आदेश दिया। विराट के आदेश पर किसी ने भी देरी करने की हिम्मत नहीं की और तुरंत बड़ी संख्या में दिव्य विकास लोक के अंधकार दानव वंश के पुतलों में हेरफेर किया और 5 शीर्ष स्तरीय दिव्य विकास लोक के अंधकार दानव विशेषज्ञों की ओर दौड़ पड़े। हाल के वर्षों में अपनी साधना के अलावा विराट ने अपना अधिकांश समय इन अंधकार दानव वंश के पुतलों को बनाने में बिताया था।
वर्षों के संचय के बाद विराट ने 200 से अधिक मध्य चरण के दिव्य विकास लोक के अंधकार दानव पुतले और 500 से अधिक प्रारंभिक चरण के दिव्य विकास लोक के अंधकार दानव पुतले बनाए थे। स्वाभाविक रूप से विराट अकेले इतने सारे दिव्य विकास लोक के अंधकार दानव पुतलों को नियंत्रित नहीं कर सकता था। उसने मानव जाति के दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञों के बीच इन पुतलों को वितरित कर दिया, जिससे प्रत्येक व्यक्ति एक हिस्से को नियंत्रित कर सके। विराट की योजना के अनुसार पहला कदम एक शक्तिशाली हत्या व्यूह का उपयोग करके 5 शीर्ष स्तरीय दिव्य विकास लोक के अंधकार दानव विशेषज्ञों को गंभीर रूप से घायल करना था। दूसरा कदम उन 5 शीर्ष स्तरीय दिव्य विकास लोक के अंधकार दानव विशेषज्ञों को और कमजोर करने के लिए असंख्य प्रारंभिक और मध्य चरण के दिव्य विकास लोक के अंधकार दानव पुतलों का उपयोग करना था। वर्तमान स्थिति को देखते हुए पहला कदम सफलतापूर्वक पूरा हो गया था और अब दूसरे कदम के साथ आगे बढ़ने का समय आ गया था। 5 शीर्ष स्तरीय दिव्य विकास लोक के अंधकार दानव विशेषज्ञ अभी तक उस भयानक विस्फोट से पूरी तरह उबरे नहीं थे कि उन्होंने कई अंधकार दानव पुतलों को अपनी ओर आते देखा। इस दृश्य को देखकर ये शीर्ष स्तरीय अंधकार दानव विशेषज्ञ असीम क्रोध से भर गए। इन धूर्त इंसानों ने न केवल उन पर घात लगाकर हमला किया था, बल्कि उनके महान और शक्तिशाली अंधकार दानव वंश को पुतलों में बदल दिया था और इन पुतलों का उपयोग उनकी अपनी ही जाति के खिलाफ कर रहे थे। यह उनके महान और श्रेष्ठ अंधकार दानव वंश का असहनीय अपमान और उकसावा था। हालांकि अपने अत्यधिक क्रोध के बावजूद इन 5 शीर्ष स्तरीय अंधकार दानव विशेषज्ञों के पास तब वापस लड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था जब अंधकार दानव पुतले उनकी ओर दौड़े। आखिरकार ये अंधकार दानव पुतले अब उनके अपने प्रकार के नहीं थे, बल्कि इंसानों द्वारा उनसे लड़ने के लिए उपकरणों में बदल दिए गए थे। हालांकि ये अंधकार दानव पुतले प्रारंभिक और मध्य चरण के दिव्य विकास लोक के अंधकार दानवों की लाशों से बनाए गए थे, फिर भी उनकी ताकत शीर्ष स्तरीय दिव्य विकास लोक के अंधकार दानवों की तुलना में काफी कम थी। हालांकि वे पहले ही भयानक हत्या व्यूह से गंभीर रूप से घायल हो चुके थे और इन प्रारंभिक और मध्य चरण के दिव्य विकास लोक के अंधकार दानव पुतलों की भारी संख्या एक महत्वपूर्ण खतरा पैदा कर रही थी। उनकी अजेय शारीरिक रक्षा पिछले भयानक विस्फोट में टूट चुकी थी, जिससे वे रक्षा टूटने से पहले की तुलना में आगे के हमलों के प्रति कहीं अधिक असुरक्षित हो गए थे। भीड़ द्वारा नियंत्रित दिव्य विकास लोक के अंधकार दानव वंश के पुतलों के समूह से घिरे 5 शीर्ष स्तरीय दिव्य विकास लोक के अंधकार दानव विशेषज्ञों को देखकर विराट ने एक बार फिर आदेश दिया, जनरल जयपाल, आपका अधीनस्थ यहाँ है। विराट की पुकार सुनकर जनरल जयपाल तुरंत आगे बढ़ा, अपने हाथ जोड़े, सिर झुकाया और जवाब दिया, यांत्रिक सेना के सैनिकों को तैयार होने के लिए कहो। विराट ने ठंडे स्वर में आदेश दिया। जी युवा मास्टर, जनरल जयपाल ने स्थिर और जोरदार आवाज में जवाब दिया। बोलते ही उसने अपना संचार टोकन निकाला और यांत्रिक सेना के सैनिकों को आदेश दिया, सभी सैनिक मेरे आदेश को सुनो, अभियान शुरू करो। जी जनरल। आदेश मिलने के बाद यांत्रिक सेना के सैनिकों ने एक एक करके जवाब दिया। जनरल जयपाल के आदेश मिलते ही आसपास के आसमान में परछाइयों से विशाल बादल नावें उभर आईं। ये बादल नावें आसपास के आसमान में मंडरा रही थीं और 5 शीर्ष स्तरीय दिव्य विकास लोक के अंधकार दानव विशेषज्ञों को केंद्र में घेरे हुए थीं। प्रत्येक विशाल बादल नाव विशाल युद्ध मशीनों से सुसज्जित थी। उनकी ठंडी धात्विक चमक एक भयानक और जानलेवा आभा फैला रही थी, जो इसे देखने वाले किसी भी व्यक्ति की रीढ़ में सिहरन पैदा कर देती थी। ये युद्ध मशीनें 6 या 700 थीं, जिनमें से 200 से अधिक उच्चतम जन्मजात स्तर की थीं। इन 600-700 बादल नावों ने 5 शीर्ष स्तरीय दिव्य विकास लोक के अंधकार दानव विशेषज्ञों को घेर लिया और युद्ध मशीनों की तोपें उन सभी की ओर तनी हुई थीं। हमला करो। यांत्रिक सेना के सैनिकों को तैयार देखकर विराट ने तुरंत आदेश दिया। विराट की योजना में यह तीसरा कदम था। सबसे पहले 5 शीर्ष स्तरीय दिव्य विकास लोक के अंधकार दानव विशेषज्ञों को रोकने के लिए असंख्य दिव्य विकास लोक के अंधकार दानव पुतलों का उपयोग करो। फिर उन पर लगातार बमबारी करने के लिए बड़ी संख्या में बख्तरबंद युद्ध संरचनाओं का उपयोग करो। विराट के आदेश पर 600-700 बादल नावों पर लगी युद्ध मशीनें एक साथ सक्रिय हो गईं और 5 शीर्ष स्तरीय दिव्य विकास लोक के अंधकार दानव विशेषज्ञों की ओर गोले दागने लगीं। इन युद्ध मशीनों से 6 या 700 विशाल प्रकाश किरणें निकलीं, जो 5 शीर्ष स्तरीय दिव्य विकास लोक के अंधकार दानव विशेषज्ञों पर केंद्रित थीं। इन 5 शीर्ष स्तरीय दिव्य विकास लोक के अंधकार दानव विशेषज्ञों के खिलाफ यह अभियान उस बल से कहीं अधिक शक्तिशाली था, जिसे विराट ने रक्त पिशाच संप्रदाय के अड्डे पर हमला करते समय जुटाया था। रक्त पिशाच संप्रदाय के अड्डे पर हमले में इस्तेमाल किए गए दिव्य विकास लोक के अंधकार दानव पुतलों की संख्या और तैनात युद्ध मशीनों की संख्या दोनों ही कहीं अधिक थीं। उन विशाल प्रकाश किरणों को अपनी ओर आते देखकर असुर ग्रसिका, असुर रुद्र और अन्य शीर्ष स्तरीय दिव्य विकास लोक के अंधकार दानव विशेषज्ञ दहशत से भर गए। इन भयानक हमलों से उन सभी ने इस समय एक दुर्गम घातक खतरे को महसूस किया। असुर ग्रसिका और अन्य शक्तिशाली अंधकार दानव बेतहाशा संघर्ष करने लगे, भयानक हमलों से बचने की कोशिश कर रहे थे। दुर्भाग्य से वे कई मानव विशेषज्ञों द्वारा नियंत्रित अंधकार दानव पुतलों से कसकर बंधे हुए थे, जिससे एक युद्ध व्यूह बन गया था, जिसने उन्हें भागने का कोई मौका नहीं दिया। वे केवल बेबस होकर प्रकाश की किरणों को खुद पर बरसते हुए देख सकते थे। यही कारण था कि विराट ने 5 शीर्ष स्तरीय दिव्य विकास लोक के अंधकार दानवों को उलझाने के लिए सभी को पहले अंधकार दानव पुतलों को नियंत्रित करने के लिए कहा था। केवल उन्हें घेर कर ही यांत्रिक सेना के बख्तरबंद सैनिक संभवतः प्रभावी हो सकते थे, अन्यथा हथियारों के लिए शीर्ष स्तरीय दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञों को मारना बेहद मुश्किल होता। शीर्ष स्तरीय दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञ अविश्वसनीय रूप से तेज होते हैं और अगर चीजें गलत होती हैं तो वे तुरंत भाग जाएंगे। लेकिन इस समय ये 5 शीर्ष स्तरीय दिव्य विकास लोक के अंधकार दानव दिव्य विकास लोक के अंधकार दानव पुतलों द्वारा बनाए गए युद्ध व्यूह के केंद्र में फंसे हुए थे, भागने में असमर्थ थे और सभी हथियारों से पूरी तरह से प्रभावित थे। बूम बूम बूम, सैकड़ों विशाल प्रकाश किरणें 5 शीर्ष स्तरीय दिव्य विकास लोक के अंधकार दानव विशेषज्ञों से टकराईं, जिससे एक कान फोड़ देने वाली गर्जना हुई। चकाचौंध कर देने वाली रोशनी ने सभी को अंधा कर दिया। भयानक हमले के कारण आकाश का एक हिस्सा ढह गया और एक बार फिर नष्ट हो गया। भयानक अवशिष्ट ऊर्जा ने 5 शीर्ष स्तरीय दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञों के आसपास के कुछ अंधकार दानव पुतलों को भी चकनाचूर कर दिया। जैसे जैसे चकाचौंध कर देने वाली रोशनी धीरे धीरे कम हुई, 5 शीर्ष स्तरीय दिव्य विकास लोक के अंधकार दानव विशेषज्ञ और भी दयनीय स्थिति में थे। उनके शरीर झुलसने के निशानों और घावों से ढके हुए थे। फटा हुआ मांस बेतरतीब ढंग से लटक रहा था। वास्तव में एक दयनीय दृश्य था। उनमें से 2 शीर्ष स्तरीय दिव्य विकास लोक के अंधकार दानव विशेषज्ञ तुरंत मर गए। हमलों की इस लहर में मारे गए 2 अंधकार दानव विशेषज्ञ असुर रुद्र और असुर मारक थे। अंधकार पर्वत के किनारे हुए युद्ध में एल्डर जयवर्धन के आत्मविनाश से असुर रुद्र पहले से ही गंभीर रूप से घायल था।
और मीरा द्वारा छोड़े गए काले सुनहरे पुतले से असुर मारक भी गंभीर रूप से घायल हो गया था। 6 महीने की यात्रा के बावजूद वे अभी भी पूरी तरह से ठीक नहीं हुए थे। पहले से ही घायल होने के कारण वे विराट के लगातार और भयानक हमलों के आगे घुटने टेक बैठे और अंततः धमाके में मारे गए। असुर ग्रसिका, असुर हलाहल और असुर संहार हालांकि मरे नहीं थे, लेकिन हमलों की पिछली लहर के बाद वे भी मुश्किल से ही जीवित थे। पीछे हटो, अभी पीछे हटो। असुर ग्रसिका अपनी खून से सनी आंखों से घूरते हुए दहाड़ा। अब तक असुर ग्रसिका समझ चुका था कि इंसानों ने उन्हें मात दे दी है। उसे उम्मीद नहीं थी कि इंसानों के पास इतनी गहरी ताकत और संसाधन होंगे। वह धूर्त असुर भैरव, उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई कि वह उन्हें ऐसे मामले में धोखा दे जिससे वे गलत निर्णय लें और एक पल की लापरवाही में इतनी भारी कीमत चुकाएं और इंसानों द्वारा गंभीर रूप से घायल हो जाएं। असुर रुद्र और असुर मारक को तो सीधे इंसानों ने मार भी डाला था। इस समय असुर ग्रसिका को असुर भैरव से तीव्र घृणा महसूस हुई। इस समय असुर ग्रसिका की यहां और रुकने की हिम्मत नहीं हुई। हमलों की इन 3 लगातार लहरों ने उन्हें पहले ही इतना भारी नुकसान पहुंचाया था और फिर भी मानव दिग्गजों ने आधिकारिक तौर पर खुद को दिखाया भी नहीं था। कौन जानता था कि इंसानों के पास उनके लिए और कितने शक्तिशाली तरीके बाकी थे। यहां रहने का मतलब संभवतः उनका पूर्ण विनाश होगा। असुर रुद्र और असुर मारक को मरा हुआ देखकर उपाध्यक्ष दिवाकर, एल्डर दुष्यंत, एल्डर रोहन और अन्य लोगों की आंखें लाल हो गई थीं। रक्षक जयवर्धन, आपका महान बदला पूरा हो गया है। अब आप शांति से आराम कर सकते हैं। उपाध्यक्ष दिवाकर ने आसमान की ओर देखते हुए आह भरी। अंधकार पर्वत के किनारे हुए युद्ध में एल्डर जयवर्धन असुर रुद्र द्वारा गंभीर रूप से घायल हो गया था और इंसानों के लिए समय निकालने के लिए उसे आत्मविनाश करने के लिए मजबूर होना पड़ा था। अब असुर रुद्र को मरा हुआ देखकर उपाध्यक्ष दिवाकर स्वाभाविक रूप से भावनाओं से भर गए। उन्होंने एल्डर जयवर्धन से बहुत उम्मीदें लगाई थीं और उसे अपने उत्तराधिकारी के रूप में तैयार करने का इरादा किया था। एल्डर जयवर्धन के साथ उनके रिश्ते को गुरु और मित्र दोनों के रूप में वर्णित किया जा सकता है। उन्होंने एल्डर जयवर्धन की साधना का मार्गदर्शन किया था और एल्डर जयवर्धन भी उसी तरह उन्हें एक गुरु के रूप में मानता था। हालांकि उनकी विचारधाराएं कभी-कभी अलग-अलग होती थीं। एल्डर जयवर्धन राक्षसों के खिलाफ अपनी लड़ाई में अधिक कट्टर था और कभी-कभी एल्डर जयवर्धन आत्मसमर्पण गुट के प्रति उनके रवैये से असंतुष्ट होता था। उसका मानना था कि उन्हें उनके सामने इतना कमजोर नहीं दिखना चाहिए। एल्डर जयवर्धन ने कई बार सुझाव दिया था कि उन्हें उन आत्मसमर्पण गुट के कमीनों को सबक सिखाना चाहिए, उन्हें डराना चाहिए और उन्हें अधिक संयमित व्यवहार करने के लिए मजबूर करना चाहिए। हालांकि मानवता के व्यापक हित के लिए उन्होंने एल्डर जयवर्धन के सुझाव को नहीं अपनाया। हालांकि उनके बीच कई तरह के मतभेद थे, लेकिन कुल मिलाकर उनके प्रति एल्डर जयवर्धन का सम्मान अपरिवर्तित रहा और उसने अभी भी उन्हें एक गुरु के रूप में ही माना। इसलिए एल्डर जयवर्धन की मृत्यु से उपाध्यक्ष दिवाकर को गहरा दुख हुआ था, लेकिन दुर्भाग्य से वह उसका बदला लेने में शक्तिहीन थे। दिव्य विकास लोक के इन शीर्ष स्तरीय अंधकार दानव विशेषज्ञों के खिलाफ अपनी रक्षा करने की उनकी क्षमता पहले से ही काफी उल्लेखनीय थी। एल्डर जयवर्धन का बदला लेने के लिए उन्हें मारना तो दूर की बात थी, लेकिन अब वह विराट ही था जिसने एल्डर जयवर्धन का बदला ले लिया था। अपना महान बदला पूरा होते देख उपाध्यक्ष दिवाकर को खुशी, दुख और खेद का मिलाजुला एहसास हुआ। असुर ग्रसिका, असुर हलाहल और असुर संहार को भागने की कोशिश करते देख उपाध्यक्ष दिवाकर की नजरें ठंडी हो गईं और उन्होंने बर्फीले स्वर में कहा, भागने की कोशिश कर रहे हो, सपने देखते रहो। इतना कहकर वह असुर ग्रसिका, असुर हलाहल और असुर संहार की ओर दौड़े। विराट की क्षमताओं को देखने के बाद उपाध्यक्ष दिवाकर को अब कोई चिंता नहीं थी। भले ही वह मर भी जाए, मानव जाति विराट के साथ सुरक्षित रहेगी। मानव जाति की वर्तमान ताकत के साथ उनका होना या न होना समग्र स्थिति के लिए अप्रासंगिक था। वह अब केवल एक अच्छी, संतोषजनक लड़ाई लड़ना चाहते थे ताकि इतने वर्षों की दबी हुई हताशा को बाहर निकाल सकें। इतने वर्षों से उन्होंने मानवता के व्यापक हित के लिए लगन से काम किया था, फिर भी उन्हें लगातार बाधाओं का सामना करना पड़ा। वह स्पष्ट रूप से मध्य महाद्वीप में शेष सबसे मजबूत इंसान थे, लेकिन मानवता की खातिर उन्होंने युद्ध के मैदान में स्वतंत्र रूप से लड़ने की हिम्मत भी नहीं की थी, क्योंकि अगर वह गिर गए तो मानवता खत्म हो जाएगी और रास्ता दिखाने वाले किसी व्यक्ति के बिना दानव संभवतः अग्रिम पंक्तियों को तेजी से पार कर लेंगे, जिससे मानव क्षेत्र का नुकसान होगा और व्यापक पीड़ा होगी। लेकिन अब वह अंततः अपनी सभी चिंताओं को एक तरफ रख सकते थे और अपने दिल की संतुष्टि के लिए लड़ सकते थे, अपने लिए जी सकते थे, क्योंकि अब मानवता के पास उनसे भी अधिक उत्कृष्ट युवा नायक थे और उन्हें अब मानवता के व्यापक हित के बारे में चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। गठबंधन नेता दिवाकर क्या कर रहे हैं? उपाध्यक्ष दिवाकर को 3 शक्तिशाली अंधकार दानवों असुर ग्रसिका, असुर हलाहल और असुर संहार की ओर भागते हुए देखकर विराट हतप्रभ रह गया और थोड़ी लाचारी के साथ बोला। उसने अभी तक आदेश भी नहीं दिया था और उपाध्यक्ष दिवाकर पहले ही अपने दम पर भाग निकले थे। आमतौर पर शांत और संयमित गठबंधन नेता दिवाकर के इस आवेगी व्यवहार ने सच में विराट को आश्चर्यचकित कर दिया। मूल रूप से उसने अपनी योजना के चौथे चरण को लागू करने की योजना बनाई थी, जिसमें मानव विशेषज्ञ व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करते, कुछ ऐसा जो विराट ने अंतिम चरण के लिए आरक्षित रखा था। आखिरकार दिव्य विकास लोक के शीर्ष पर एक अंधकार दानव विशेषज्ञ के खिलाफ लड़ना बेहद खतरनाक था। वह मानव विशेषज्ञों के हस्तक्षेप से यथासंभव बचना चाहता था। भले ही हस्तक्षेप करने के लिए मजबूर किया जाए, इसे अंतिम रूप से आरक्षित किया जाना चाहिए जब दिव्य विकास लोक के शीर्ष पर इन अंधकार दानव विशेषज्ञों को कमजोर करने के लिए अन्य सभी तरीकों का उपयोग किया जा चुका हो। अब जब उपाध्यक्ष दिवाकर आगे बढ़ चुके थे तो इसने विराट की मूल योजना को कुछ हद तक बाधित कर दिया था। ठीक है, उसने सोचा, क्योंकि ऐसी बात है तो चलिए चौथा और 5वां कदम एक साथ करते हैं। अगर असुर भैरव द्वारा दी गई जानकारी गलत न होती तो उनका ऐसा हश्र कभी न होता। यह देखकर कि उपाध्यक्ष दिवाकर पहले ही आगे बढ़ चुके थे, विराट के पास अपनी योजना बदलने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हाथ हिलाते ही उसके चारों ओर 50 काले सुनहरे पुतले दिखाई दिए। जाओ, दिव्य विकास लोक के शीर्ष पर मौजूद उन 3 अंधकार दानवों को मार डालो। विराट ने 50 काले सुनहरे पुतलों को आदेश दिया। स्वर्ण ड्रैगन अवतार पहले पूर्वी सागर में प्राचीन ड्रैगन महल के खंडहरों से 100 से अधिक काले सुनहरे पुतले वापस लाया था। हरित और अस्त्र निर्माण कार्यशाला की मदद से उनमें से 50 की मरम्मत पहले ही की जा चुकी थी। वास्तव में इन 50 काले सुनहरे पुतलों की मरम्मत का सबसे महत्वपूर्ण काम हरित द्वारा किया गया था। हालांकि आचार्य केशव और अस्त्र निर्माण कार्यशाला के शिल्पकारों ने इन काले सुनहरे पुतलों की संरचना और कार्य सिद्धांतों को पूरी तरह से समझ लिया था, लेकिन उनकी साधना का स्तर बहुत कम था, जिससे इतने उच्च स्तरीय पुतलों की मरम्मत करना बेहद मुश्किल हो गया था।
आचार्य केशव और शिल्पकारों द्वारा एक या दो काले सुनहरे पुतलों की मरम्मत करने के बाद विराट ने देखा कि उन्होंने बहुत अधिक प्रयास किया है, इसलिए उसने शोध उद्देश्यों के लिए उनके लिए कुछ पुतले छोड़ दिए और बाकी को हरित के पास मरम्मत के लिए वापस ले गया। हरित के लिए इस स्तर के काले सुनहरे पुतले की मरम्मत करना बच्चों का खेल था, बशर्ते उसके पास पर्याप्त सामग्री हो। उसके द्वारा मरम्मत किए गए 50 काले सुनहरे पुतलों में से कम आधे में शीर्ष दिव्य विकास लोक की युद्ध शक्ति थी और उनकी सुरक्षा अविश्वसनीय रूप से मजबूत थी, जिससे उन्हें साधारण शीर्ष दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञों पर एक महत्वपूर्ण लाभ मिला। विराट के आदेश के तहत 50 काले सुनहरे पुतले तुरंत असुर ग्रसिका, असुर हलाहल और असुर संहार की ओर दौड़ पड़े। ये देखकर असुर ग्रसिका, असुर हलाहल और असुर संहार के भाव तुरंत बुरी तरह से बदल गए। अंधकार पर्वत के किनारे हुई उनकी लड़ाई में इनमें से केवल एक काले सुनहरे पुतले ने असुर मारक को गंभीर रूप से घायल कर दिया था। वे बहुत अच्छी तरह जानते थे कि इन काले सुनहरे पुतलों की युद्ध शक्ति कितनी भयानक थी और अब पूरे 50 पुतले आ गए थे। 50 काले सुनहरे पुतले आगे बढ़े, जिससे असुर ग्रसिका, असुर हलाहल और असुर संहार की हड्डियों में सिहरन दौड़ गई। उनका दिल बैठ गया। उन्होंने सच में यह उम्मीद नहीं की थी कि मानव जाति के संसाधन और ताकत इतने गहरे होंगे। उन्होंने मूल रूप से सोचा था कि उस लड़ाई के बाद मानव जाति के संसाधन अनिवार्य रूप से समाप्त हो गए थे, अन्यथा असुर भैरव की श्रृंगी दानव सेना इतने सालों तक टिक नहीं पाती। इसके अलावा असुर भैरव के अनुसार उनकी श्रृंगी दानव सेना ने मध्य महाद्वीप की सीमा पर मानव सेना की सुरक्षा को लगभग तोड़ ही दिया था, यहां तक कि वह सीधे मध्य महाद्वीप में भी आगे बढ़ गई थी। केवल हाल के दशकों में मानव शक्ति में अचानक वृद्धि के साथ वे पूरी तरह से हार गए थे और भागने के लिए मजबूर हो गए थे। लेकिन असुर ग्रसिका और अन्य यह नहीं समझ पाए कि अगर मानव जाति के पास अभी भी इतने गहरे संसाधन और ताकत थी तो उन्होंने अंधकार पर्वत के किनारे लड़ाई में उनका उपयोग क्यों नहीं किया, इसके बजाय इतनी भारी कीमत चुकी। क्या ऐसा हो सकता है कि मानवता ने इतनी भारी कीमत केवल उन्हें धोखा देने, उन्हें गुमराह करने और उन्हें अपने जाल में गहराई तक फंसाने के लिए चुकाई हो? असुर ग्रसिका, असुर हलाहल और असुर संहार हालांकि संदेह से भरे हुए थे, लेकिन उनके पास कारणों पर विचार करने का समय नहीं था। उनकी सबसे महत्वपूर्ण चिंता अब जीवित रहना था, इससे पहले कि काले सुनहरे पुतले उन तक पहुंच पाते। असुर ग्रसिका, असुर हलाहल और असुर संहार बेतहाशा बाहरी परिधि की ओर भागे। दुर्भाग्य से वे बड़ी संख्या में दिव्य विकास लोक के अंधकार दानव पुतलों से घिरे हुए थे, जिन्होंने उन्हें कसकर पकड़ रखा था। बूम बूम बूम। असुर ग्रसिका, असुर हलाहल और असुर संहार के लगातार हमलों के तहत दिव्य विकास लोक के अंधकार दानव पुतले उड़ गए, कुछ तो मौके पर ही नष्ट हो गए। शीर्ष दिव्य विकास लोक के इन 3 अंधकार दानव विशेषज्ञों के हताश होने पर 50 या 60 प्रारंभिक चरण के दिव्य विकास लोक के अंधकार दानव पुतले और 20 या 30 मध्य चरण के दिव्य विकास लोक के अंधकार दानव पुतले कुछ ही समय में नष्ट हो गए। हालांकि जब वे इन अंधकार दानव पुतलों से लड़ रहे थे, काले सुनहरे पुतलों ने अवसर का लाभ उठाते हुए तेजी से उनके पास पहुंच गए। उपाध्यक्ष दिवाकर भी इसी समय उनके पास पहुंच गए। जिस समय विराट ने 50 काले सुनहरे पुतले छोड़े, उसी समय एल्डर दुष्यंत, सूर्यवीर, एल्डर रोहन, एल्डर गिरिराज, शिखर शर्मा, महारानी रेणुका, एल्डर योगिता, एल्डर विदुषी, चंपा, नन्ही चिड़िया, माया, महारानी श्वेता और अन्य मानव विशेषज्ञों का एक समूह भी शीर्ष दिव्य विकास लोक के 3 अंधकार दानव विशेषज्ञों की ओर दौड़ पड़ा। इतने सारे काले सुनहरे पुतलों और इतने सारे मानव विशेषज्ञों को हमला करते हुए देखकर असुर ग्रसिका, असुर हलाहल और असुर संहार निराशा की लहर से भर गए। काले सुनहरे पुतलों और मानव विशेषज्ञों द्वारा इतनी बड़ी घेराबंदी का सामना करते हुए भले ही वे अपने चरम पर हों, वे शायद इसका सामना करने में सक्षम नहीं होते। अब तो बात ही छोड़िए, कई लहरों के हमलों के बाद वे गंभीर रूप से घायल थे और बमुश्किल अपने जीवन से चिपके हुए थे। तुम महान असुर हलाहल को मारना चाहते हो? तुम सपने देख रहे हो? मरो। निराशा में असुर हलाहल की आंखों में एक भयंकर चमक आ गई। उसकी नजरें खून से लाल हो गईं, क्योंकि वह क्रूरता से दहाड़ रहा था। जैसे ही वह बोला, उसके शरीर से अचानक एक चकाचौंध करने वाली काली रोशनी निकली। अगले ही पल एक कान फोड़ देने वाले धमाके के साथ असुर हलाहल का शरीर फट गया। भयानक विस्फोटक बल सुनामी की तरह सभी दिशाओं में फैल गया। इस हताश स्थिति का सामना करते हुए इस शीर्ष स्तरीय दिव्य विकास लोक के अंधकार दानव ने वास्तव में आत्मविनाश का विकल्प चुना। शीर्ष स्तरीय दिव्य विकास लोक के अंधकार दानव का आत्मविनाश अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। एक ही पल में उस क्षेत्र का अंतरिक्ष नष्ट हो गया और ढह गया। यह देखकर सभी ने अपने अंधकार दानव पुतलों में हेरफेर किया और भयानक ऊर्जा के झटके का सामना करने के लिए मिलकर काम किया। उनके प्रयासों के बाद वे अंततः अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली सदमे की लहर को रोकने में कामयाब रहे। हालांकि उन्हें जो कीमत चुकानी पड़ी वह काफी भारी थी। दिव्य विकास लोक के प्रारंभिक चरण के 100 अंधकार दानव पुतले नष्ट हो गए और दिव्य विकास लोक के मध्य चरण के लगभग 50 अंधकार दानव पुतले भी नष्ट हो गए। यहां तक कि अविश्वसनीय रूप से मजबूत काले सुनहरे पुतले भी भयानक विस्फोटक बल द्वारा 10 बार नष्ट कर दिए गए थे। सौभाग्य से इन अंधकार दानव पुतलों और दिव्य विकास लोक के काले सुनहरे पुतलों ने अधिकांश विस्फोटक बल को अवशोषित कर लिया, इसलिए मानव विशेषज्ञों को कोई नुकसान नहीं हुआ। हालांकि असुर हलाहल के इस कदम से सभी लोग हैरान भी थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि दिव्य विकास लोक के शीर्ष पर एक अंधकार दानव विशेषज्ञ आत्मविनाश का विकल्प चुनेगा। यहां तक कि उपाध्यक्ष दिवाकर ने भी एक पल के लिए लापरवाही से काम करने की हिम्मत नहीं की। वह दिव्य विकास लोक के शीर्ष पर बैठे इन अंधकार दानव विशेषज्ञों के साथ एक अच्छी लड़ाई लड़ना चाहते थे, लेकिन वह उनके साथ नीचे नहीं घसीटे जाना चाहते थे। अगर जब मानव जाति नुकसान में थी तो वह दिव्य विकास लोक के शीर्ष पर बैठे एक अंधकार दानव विशेषज्ञ के लिए अपने जीवन का आदान प्रदान कर सकते थे तो उपाध्यक्ष दिवाकर स्वाभाविक रूप से बहुत इच्छुक होते। लेकिन अब जब मानव जाति का पलड़ा भारी है, उपाध्यक्ष दिवाकर का ऐसे नुकसानदेह सौदे में शामिल होने का कोई इरादा नहीं है। वर्तमान स्थिति को देखते हुए ये 3 शीर्ष स्तरीय दिव्य विकास लोक के अंधकार दानव व्यावहारिक रूप से मरने वाले हैं, तो उन्हें अपनी जान जोखिम में क्यों डालनी चाहिए? असुर हलाहल के आत्मविनाश के बाद समूह आगे बढ़ने से झिझक रहा था। इसके बजाय उन्होंने असुर ग्रसिका और असुर संहार पर हमला करने के लिए अपने अंधकार दानव पुतलों को नियंत्रित किया। हालांकि असुर हलाहल के आत्मविनाश के परिणाम स्वरूप मानव पक्ष के 100 से अधिक प्रारंभिक चरण के दिव्य विकास लोक के अंधकार दानव पुतले, लगभग 50 मध्य चरण के दिव्य विकास लोक के अंधकार दानव पुतले और 10 काले सुनहरे पुतले नष्ट हो गए थे और कई अन्य लोगों को अलग अलग स्तर का नुकसान हुआ था। 300 से अधिक प्रारंभिक चरण के दिव्य विकास लोक के अंधकार दानव पुतले, 100 से अधिक मध्य चरण के दिव्य विकास लोक के अंधकार दानव पुतले और 30 से अधिक काले सुनहरे पुतले अपेक्षाकृत सुरक्षित रहे। असुर ग्रसिका और असुर संहार के लिए, जो दोनों ही गंभीर रूप से घायल थे और बमुश्किल जीवित बचे थे, पुतलों के इतने भारी हमले के खिलाफ टिके रहना अविश्वसनीय रूप से कठिन था।
असुर ग्रसिका, ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम हमारा बदला लो। ये देखकर कि भागना असंभव है और बचने की कोई उम्मीद नहीं है, असुर संहार की आंखों में एक दृढ़ चमक आ गई और वह असुर ग्रसिका की ओर मुड़ी। इतना कहकर असुर संहार ने अपनी जादुई शक्ति को उलट दिया और एक कान फोड़ देने वाली दहाड़ के साथ उसका शरीर फट गया। इस हताश स्थिति का सामना करते हुए असुर संहार ने आत्मविनाश का विकल्प चुना। उसके आत्मविनाश की भयानक अवशिष्ट ऊर्जा सभी दिशाओं में फैल गई। उस पर हमला करने वाले अंधकार दानव पुतले और काले सुनहरे पुतले अपार विस्फोटक शक्ति के कारण टुकड़े टुकड़े हो गए और नष्ट हो गए। असुर संहार के आत्मविनाश के परिणाम स्वरूप मानव पक्ष को 100 से अधिक प्रारंभिक चरण के दिव्य विकास लोक के अंधकार दानव पुतलों और 50 से अधिक मध्य चरण के दिव्य विकास लोक के अंधकार दानव पुतलों का नुकसान हुआ। लगभग 10 और काले सुनहरे पुतले भी नष्ट हो गए। असुर संहार के आत्मविनाश से घेरे में बनी जगह का फायदा उठाते हुए असुर ग्रसिका बेतहाशा बाहरी परिधि की ओर भागा। जीवित रहने का यह उसका एकमात्र मौका था, अन्यथा एक बार जब मानव विशेषज्ञ फिर से एकजुट हो जाते तो वह निश्चित रूप से मारा जाता। तुम दुष्ट, तुम कहां जाने की सोच रहे हो? असुर ग्रसिका को भागने की कोशिश करते देख सभी गुस्से में चिल्लाए। दुर्भाग्य से उनके द्वारा नियंत्रित किए गए अंधकार दानव पुतले असुर संहार के आत्मविनाश के प्रभाव से भारी नुकसान का सामना कर चुके थे और अस्थायी रूप से घेराबंदी करने में असमर्थ थे। इसके अलावा असुर संहार के आत्मविनाश के दौरान वे बहुत करीब जाने की हिम्मत नहीं कर पाए थे, कहीं ऐसा न हो कि वे भी झटके में मारे जाएं। अब असुर ग्रसिका की घेराबंदी टूट गई थी। एक पूर्ण घेरा बनाने में असमर्थ थे और असुर ग्रसिका ने भागने के अवसर का लाभ उठाया, लेकिन आज अंततः असुर ग्रसिका को गंभीर रूप से घायल करने के बाद वे उसे यूं ही भागते हुए नहीं देखने वाले थे। तुरंत उपाध्यक्ष दिवाकर, एल्डर दुष्यंत, सूर्यवीर, शिखर शर्मा, महारानी रेणुका, एल्डर योगिता, चंपा, नन्ही चिड़िया और माया ने असुर ग्रसिका का पीछा किया। हालांकि यद्यपि असुर ग्रसिका गंभीर रूप से घायल था और बमुश्किल जीवित था, फिर भी वह एक शीर्ष दिव्य विकास लोक का विशेषज्ञ था। उसकी उड़ान की गति एल्डर दुष्यंत, एल्डर रोहन और अन्य मार्शल कलाकारों से कहीं अधिक थी, जो हाल ही में अंतिम दिव्य विकास लोक में पहुंचे थे। समूह ने कुछ देर पीछा किया, लेकिन उनके बीच की दूरी बढ़ती ही गई और असुर ग्रसिका धीरे धीरे उन्हें पीछे छोड़ गया। केवल मुट्ठी भर लोग, जिनमें शिखर शर्मा, उपाध्यक्ष दिवाकर, चंपा, नन्ही चिड़िया और माया शामिल थे, असुर ग्रसिका के साथ तालमेल बिठा पाए। उनमें से शिखर शर्मा सबसे तेज थे। अंतिम दिव्य विकास लोक में प्रवेश करने के बाद शिखर शर्मा की ताकत पहले से ही एक शीर्ष दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ के बराबर थी। इसके अलावा उसने दक्षिणी महाद्वीप में 22वें स्तर के तलवार संकल्प अभ्यास व्यूह का उपयोग करके साधना में कई महीने बिताए थे और विराट के अथक निवेश के साथ उसका क्षेत्र बहुत तेजी से स्थिर हो गया था। अब शिखर शर्मा की ताकत एक शीर्ष स्तरीय दिव्य विकास लोक विशेषज्ञ के बराबर थी। जितने समय में एक कप चाय बनती है, उतने समय में ही शिखर शर्मा असुर ग्रसिका तक पहुंच गए। वूश! शिखर शर्मा ने बैंगनी मेघ स्वर्ण तलवार को लहराते हुए लोकाकाश महाविकास तलवार कला का प्रयोग किया और असुर ग्रसिका की ओर वार किया। जब शिखर शर्मा दक्षिणी महाद्वीप पहुंचे थे तो विराट ने हरित से उन्हें लोकाकाश महाविकास तलवार कला सिखाने को कहा था। शिखर शर्मा की शक्ति और मार्शल आर्ट की योग्यता के साथ उन्होंने पहले स्तर के 14वें रूप में जल्दी ही महारत हासिल कर ली। शिखर शर्मा के तलवार के वार ने एक भयंकर तेज रोशनी निकाली जो आकाश को चीरते हुए अंतरिक्ष को 2 हिस्सों में बांट गई। अद्वितीय तलवार की रोशनी ने सीधे असुर ग्रसिका पर प्रहार किया। हालांकि असुर ग्रसिका ने शिखर शर्मा के हमले को देखा, लेकिन वह यह देखकर चकित रह गया कि वह इससे बच नहीं पा रहा था। बूम! एक कान फाड़ देने वाली गर्जना गूंज उठी। असुर ग्रसिका दसियों हजार मील दूर जा गिरा। उसके शरीर पर तलवार का एक भयानक घाव आ गया। बैंगनी मेघ स्वर्ण तलवार को लहराते हुए इस युवा को देखकर असुर ग्रसिका पूरी तरह से भयभीत था। यह कैसे हो सकता है? मानव जाति के बीच ऐसा भयानक शक्तिशाली विशेषज्ञ कैसे प्रकट हो सकता है? उसके सामने खड़ा यह युवक केवल दिव्य विकास लोक के अंतिम चरण में था, जो उससे एक स्तर नीचे था। लेकिन अभी उसके हमले से असुर ग्रसिका को एहसास हुआ कि युवक की ताकत किसी भी तरह से उसकी अपनी ताकत से कम नहीं थी। यहां तक कि अपने चरम पर भी वह इस युवक को हरा नहीं पाता। अंधकार दानव वंश की युद्ध शक्ति पूरे ब्रह्मांड में सबसे शक्तिशाली थी, अपने साथियों के बीच लगभग अजय। कुछ ही जातियां उन्हें उसी स्तर पर हरा सकती थीं, तो विभिन्न क्षेत्रों में लड़ने की बात ही छोड़ दीजिए। केवल अंधकार दानव वंश ने ही अन्य जातियों के विशेषज्ञों को हराया था। किसी अन्य जाति के विशेषज्ञ ने उन्हें कभी नहीं हराया था। आज असुर ग्रसिका ने अपने से कमजोर विशेषज्ञ को कभी नहीं देखा था, फिर भी जिसकी ताकत उससे कम नहीं थी। इस समय असुर ग्रसिका सच में निराश था। अगर वह घायल नहीं होता तो उसके पास भागने का मौका हो सकता था, लेकिन इतनी गंभीर चोटों के साथ ऐसे भयानक रूप से शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी के सामने वह अपनी जान बचाकर कैसे भाग सकता था? आज उसकी मृत्यु निश्चित थी। अपनी दुर्दशा को भांपते हुए असुर ग्रसिका का अब भागने का कोई इरादा नहीं था, क्योंकि वह समझ गया था कि भागने का कोई भी प्रयास व्यर्थ होगा। शिखर शर्मा से तलवार का वार झेलने के बाद असुर ग्रसिका न केवल भागा नहीं, बल्कि वह पलटा और शिखर शर्मा की ओर झपटा। असुर ग्रसिका की हरकतों को देखकर शिखर शर्मा की नजर पैनी हो गई। उसे असुर ग्रसिका के इरादे बहुत अच्छी तरह से पता थे। वह असुर ग्रसिका को करीब से आत्मविनाश करने देने की मूर्खता नहीं करेगा। शिखर शर्मा बहुत दूर हट गया, फिर अपनी लंबी तलवार को घुमाया और असुर ग्रसिका पर फिर से वार किया। स्विश स्विश स्विश! एक के बाद एक अविश्वसनीय रूप से तेज तलवार की रोशनी आकाश में आपस में गूंथ गई, जिससे एक जाल बन गया जिसने असुर ग्रसिका को घेर लिया। दर्जनों तलवारों के वार झेलने के बाद असुर ग्रसिका अंततः एक धड़ाम के साथ गिर पड़ा। उसका शरीर पीछे की ओर गिरा और वह मर गया। उसकी आंखें शिखर शर्मा को घूर रही थीं, अंतहीन नाराजगी से भरी हुई थीं। वह लगभग 1 करोड़ वर्षों तक सोया रहा था, इस उम्मीद में कि वह जागेगा और एक राजा के रूप में लौटेगा, जिससे शक्ति सिंधु महाद्वीप के अनगिनत प्राणी उसके चरणों में गिर पड़ेंगे। लेकिन अफसोस, उसकी इच्छा सुंदर थी, जबकि वास्तविकता क्रूर थी। जागने पर अपने गौरव के क्षण के बजाय एक मानव युवा ने उसकी बेरहमी से हत्या कर दी। असुर ग्रसिका को मारने के बाद शिखर शर्मा असुर ग्रसिका की लाश के पास पहुंचा, अपना हाथ हिलाया और शरीर को इकट्ठा कर लिया। एक शीर्ष दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञ की लाश का बहुत मूल्य था। इस लड़ाई में असुर ग्रसिका की लाश संभवतः एक शीर्ष दिव्य विकास लोक के अंधकार दानव की सबसे अच्छी संरक्षित लाश थी। असुर हलाहल और असुर संहार अपने आत्मविनाश में मर गए, कोई लाश नहीं छोड़ी, जबकि असुर रुद्र और असुर मारक के शरीर युद्ध हथियारों के हमलों की दूसरी लहर में लगभग पूरी तरह से टुकड़ों में उड़ गए थे, जिससे उनका कोई उपयोग नहीं रह गया था। अंतिम दिव्य विकास लोक के अंधकार दानव की एकमात्र अपेक्षाकृत अच्छी तरह से संरक्षित लाश वास्तव में असुर ग्रसिका की थी, जिसे उसने मारा था। दिव्य विकास लोक के शीर्ष पर इस अंधकार दानव की लाश का ही उपयोग एक पुतले में परिष्कृत किए जाने में था। शिखर शर्मा द्वारा असुर ग्रसिका को मारने के बाद उपाध्यक्ष दिवाकर, चंपा, नन्ही चिड़िया और माया आ पहुंचे।
उन्होंने दूर से शिखर शर्मा और असुर ग्रसिका के बीच की लड़ाई देखी थी। उपाध्यक्ष दिवाकर ने शिखर शर्मा की ओर देखा, अभी भी पूरी तरह से सदमे में थे। उन्हें कभी उम्मीद नहीं थी कि विराट का तीसरा अवतार इतना शक्तिशाली होगा। उपाध्यक्ष दिवाकर को स्वाभाविक रूप से शिखर शर्मा की पहचान पता थी। उन्होंने पूर्वी महाद्वीप में सीमा दर्रा पर शिखर शर्मा और सम्राट शेरा के बीच महान युद्ध का निरीक्षण करने के लिए एक दिव्य चेतना अवतार भी भेजा था। हालांकि जबकि उस समय शिखर शर्मा की ताकत काफी थी, लेकिन यह अब की तुलना में कहीं भी नहीं थी। केवल कुछ ही दशकों में उसकी ताकत इतनी नाटकीय रूप से बढ़ गई है जो वास्तव में आश्चर्यजनक है। वह वास्तव में विराट के अवतार के रूप में अपनी प्रतिष्ठा पर खरा उतरता है। उसकी मार्शल आर्ट प्रतिभा विराट के अलावा किसी और से बेजोड़ है। इसके अलावा उन्होंने अभी देखा था कि शिखर शर्मा के हाथ में लंबी तलवार का जादुई हथियार भी एक महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र प्रतीत होता था। वर्तमान में दांव संघ में ऐसे कई मार्शल कलाकार हैं जिनके पास अर्ध महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र है और हर कोई इसकी शक्ति से परिचित है। अकेले अर्ध महाविपत्ति लोक दिव्य अस्त्र इतनी भयानक शक्ति नहीं छोड़ सकता। माया शिखर शर्मा के पास पहुंची, उसकी नजर उस पर गई। उसकी आंखों में अविश्वास भरा हुआ था। विराट का यह अवतार वास्तव में इतना भयानक शक्तिशाली था, यह वास्तव में अविश्वसनीय था। माया ने पहले भी विराट के कई अवतारों की शक्ति देखी थी। शिखर शर्मा के दक्षिणी महाद्वीप आने से पहले विराट का सबसे मजबूत अवतार उसका स्वर्ण ड्रैगन अवतार था। हालांकि वह उससे ज्यादा मजबूत था, लेकिन स्वर्ण ड्रैगन अवतार की ताकत सीमित थी। अन्य साधनों के बिना उसे हराने के लिए काफी प्रयास करने की आवश्यकता होती। हालांकि विराट के इस तीसरे अवतार का सामना करते हुए माया को लगा कि वह शायद उसके खिलाफ 10 चालें भी नहीं टिक पाएगी। दिव्य विकास लोक के शीर्ष पर मौजूद यह अंधकार दानव मेरे द्वारा मारा गया है, चलो वापस चलते हैं, शिखर शर्मा ने समूह पर नजर डालते हुए कहा। माया की अजीब नजरों से देखे जाने पर वह बेहद असहज महसूस कर रहा था। हालांकि शिखर शर्मा विराट का तीसरा अवतार था, लेकिन उनके दिमाग अब जुड़े हुए नहीं थे और उनके व्यक्तित्व बहुत अलग थे। वह स्वाभाविक रूप से माया और नन्ही चिड़िया के साथ विराट की तरह सहज और तनाव मुक्त नहीं हो सकता था। विशेष रूप से माया, जिसने उसके साथ अपनी बातचीत में बहुत कम संयम दिखाया, जिससे शिखर शर्मा को अत्यधिक दबाव महसूस हुआ। वह अपने मूल स्वरूप विराट से अलग था। विराट के आसपास कई महिलाएं थीं और वह माया के साथ खेलने का आदी था, इसलिए वह पहले से ही माया की कुछ हरकतों का आदी था। लेकिन शिखर शर्मा के साथ केवल शिखा शर्मा थीं और वह उनके प्रति अत्यधिक समर्पित था। अपने दिल में किसी दूसरी महिला को स्वीकार करने में असमर्थ था। इसके अलावा वह चिंतित था कि माया के बेलगाम कार्यों से शिखा शर्मा गलतफहमी में पड़ सकती है। इसलिए दक्षिणी महाद्वीप पहुंचने के बाद से शिखर शर्मा किसी भी अजीब स्थिति से बचने के लिए माया के साथ अकेले रहने से बचता रहा था। खैर, हमें वापस जाना चाहिए, उपाध्यक्ष दिवाकर ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा। साथ ही दांववादी शिखर शर्मा ने दिव्य विकास लोक के शीर्ष पर बैठे इस अंधकार दानव वंश के विशेषज्ञ को मार गिराया, जो हमारी मानव जाति के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। फिर उपाध्यक्ष दिवाकर और शिखर शर्मा मुड़े और उसी रास्ते लौट गए जिस रास्ते से वे आए थे। हालांकि माया और नन्ही चिड़िया को वापस जाने की कोई जल्दी नहीं थी। वे शिखर शर्मा की जाती हुई आकृति को देखते रहे और उसके बारे में कानाफूसी करने और टिप्पणी करने लगे। नीलिमा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि विराट का अवतार थोड़ा अजीब है? माया ने शिखर शर्मा की जाती हुई आकृति को देखते हुए पूछा। अरे, विराट खुद थोड़ा अजीब है, उसके अवतार के अजीब होने में क्या अजीब बात है? नन्ही चिड़िया ने अपने पंख फड़फड़ाए और उपेक्षापूर्वक कहा। ओह, तुम सही कह रही हो। माया नन्ही चिड़िया की बात सुनकर पूरे दिल से सहमत हो गई। तुम दोनों बकवास मत करो। युवा मास्टर के अवतार का व्यक्तित्व उनसे इतना अलग होने का कारण यह है कि इसके विकास के दौरान कुछ गलत हो गया था, जिसके कारण इसका एक स्वतंत्र व्यक्तित्व बन गया। इस समय पास ही खड़ी चंपा ने दोनों की बातें सुनकर कुछ असंतोष के साथ कहा। नीलिमा और माया वास्तव में बहुत आगे जा रही थीं। युवा मास्टर के पीठ पीछे उनके बारे में इस तरह बात कर रही थीं, जिससे चंपा को बहुत बुरा लगा। हे दीदी चंपा, हम बस मजाक कर रहे थे, इसे गंभीरता से मत लो। नन्ही चिड़िया ने चंपा की बात सुनकर जल्दी से सफाई दी। हालांकि नन्ही चिड़िया और चंपा के बीच अच्छे संबंध थे, लेकिन उनके रक्तवंश के दमन के कारण यह अनजाने में चंपा के प्रति भय महसूस करती थी। यहां तक कि विराट का सामना करते हुए भी उसे डर नहीं लगा था, क्योंकि भले ही इसने विराट को क्रोधित किया हो, अधिक से अधिक उसे केवल मार खानी पड़ेगी। लेकिन चंपा का सामना करते समय अपने रक्तवंश के दमन के कारण उसने चंपा के सामने अपमान दिखाने की हिम्मत नहीं की और वह उसे नाराज तो बिल्कुल नहीं करना चाहती थी। चलो जल्दी वापस चलते हैं। क्या होगा अगर विराट हमें वापस लौटता हुआ न देखे और चिंतित हो जाए और इसके बजाय हमें ढूंढने आ जाए? माया ने जल्दी से विषय बदल दिया। वह भी थोड़ी चिंतित थी कि चंपा विराट को वह बताएगी जो उसने कहा था, जिससे उसकी नाराजगी और बढ़ जाएगी और उसे एक और मार पड़ेगी। हालांकि उसकी ताकत विराट के असली रूप से ज्यादा थी, लेकिन विराट के पास उससे निपटने के बहुत सारे तरीके थे। अगर वह विरोध नहीं करती जब विराट उससे निपट रहा होता तो ठीक होता, लेकिन अगर उसने विरोध करने की हिम्मत की तो उसे निश्चित रूप से और भी बुरी तरह पीटा जाता। हालांकि चंपा लोगों के पीठ पीछे चुगली करने वाली नहीं थी, लेकिन विराट की बात आने पर वह कभी कभी इतनी परवाह नहीं करती थी। जब उपाध्यक्ष दिवाकर और शिखर शर्मा लौटे और दूसरों के साथ शामिल हुए तो वे यह जानकर बहुत खुश हुए कि भागे हुए शीर्ष स्तरीय दिव्य विकास लोक के अंधकार दानव को शिखर शर्मा ने मार डाला था। यह युद्ध मानव जाति के लिए एक शानदार जीत थी। हमला करने वाले 5 शीर्ष स्तरीय दिव्य विकास लोक के अंधकार दानव पूरी तरह से मिटा दिए गए, एक भी नहीं बचा। दूसरी ओर मानव पक्ष को कोई नुकसान नहीं हुआ, केवल कुछ 100 दिव्य विकास लोक के अंधकार दानव पुतले और 20 से अधिक काले सुनहरे पुतले खोए। जहां उपाध्यक्ष दिवाकर, एल्डर दुष्यंत, एल्डर गिरिराज, एल्डर रोहन और अन्य लोग इस जबरदस्त उपलब्धि से खुश थे, वहीं वे खेद की चुभन महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाए। विराट की भागीदारी के बिना और उसके साथ युद्ध के परिणाम में अंतर वास्तव में बहुत बड़ा था। अंधकार पर्वत के किनारे युद्ध में उन्हें भारी नुकसान हुआ था, क्योंकि विराट आरोहण लोक में जाने के लिए एकांतवास में था। उन्होंने पर्याप्त समय निकालने के लिए भारी कीमत चुकाई थी, लेकिन इस लड़ाई में विराट की भागीदारी और नेतृत्व के साथ उन्होंने एक भी सैनिक खोए बिना सभी 5 शीर्ष स्तरीय दिव्य विकास लोक के अंधकार दानव विशेषज्ञों को नष्ट कर दिया था। जहां विराट महान जीत से प्रसन्न था, वहीं जब उसने खर्च किए गए संसाधनों का हिसाब लगाया तो उसे दिल में दर्द महसूस हुआ। इस युद्ध में उसने जो संसाधन खर्च किए थे वे बहुत बड़े थे। अकेले लगभग 300 प्रारंभिक चरण के दिव्य विकास लोक के अंधकार दानव वंश के पुतले खो गए थे। साथ ही 100 से अधिक मध्य चरण के दिव्य विकास लोक के अंधकार दानव वंश के पुतले भी, 20 से अधिक काले सुनहरे पुतले भी नष्ट हो गए थे। जहां तक हत्या के व्यूह और युद्ध के हथियारों को स्थापित करने में खर्च किए गए जन्मजात आध्यात्मिक पत्थरों की बात है तो उनकी मात्रा खगोलीय थी।
युद्ध में अधिकांश जन्मजात आध्यात्मिक पत्थरों और दिव्य विकास लोक में अंधकार दानवों की लाशों से बने पुतलों का उपभोग किया गया था, जिन्हें स्वर्ण ड्रैगन अवतार पूर्वी सागर में प्राचीन ड्रैगन महल के खंडहरों से वापस लाया था। हालांकि इस भारी खर्च ने विराट को दुख पहुंचाया, फिर भी वह परिणामों से बहुत संतुष्ट था। न केवल उन्होंने 5 शीर्ष दिव्य विकास लोक के अंधकार दानवों को नष्ट कर दिया था, बल्कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उनके मानव पक्ष में कोई हताहत नहीं हुआ था। हमने इतनी बड़ी जीत हासिल की है, वापस जाने पर हमें एक भव्य जश्न मनाना चाहिए, एल्डर दुष्यंत ने मुस्कुराते हुए कहा। हमें निश्चित रूप से जश्न मनाना चाहिए, उपाध्यक्ष दिवाकर ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारे विचार से हमें यह विजय भोज कहां आयोजित करना चाहिए? दांव संघ मुख्यालय में या दक्षिणी महाद्वीप में? बेशक दक्षिणी महाद्वीप में। इसे दांव संघ मुख्यालय में आयोजित करने का क्या मतलब है? तुम बूढ़े दिवाकर बहुत गरीब हो, क्या तुम्हारे पास सच में दावत आयोजित करने के पैसे हैं? एल्डर दुष्यंत ने उसकी ओर देखा और कहा, हाँ हाँ भाई दुष्यंत सही कह रहे हैं, मैं थोड़ा ढीठ था। एल्डर दुष्यंत की बात सुनकर उपाध्यक्ष दिवाकर दिल खोलकर हंसे। सूर्यवीर, तुम्हें इस विजय उत्सव भोज के लिए कुछ अच्छा लाना चाहिए, ज्यादा कंजूसी मत करना और खुद को बेवकूफ मत बनाना, एल्डर दुष्यंत ने सूर्यवीर की ओर मुड़कर कहा। एल्डर दुष्यंत के शब्दों को सुनकर सूर्यवीर तुरंत स्तब्ध रह गए। धिक्कार है, बातचीत उनकी तरफ कैसे मुड़ गई? आप लोग ही विजय उत्सव भोज की योजना बना रहे हैं, इससे मेरा क्या लेना देना है? भोज का सुझाव मैंने नहीं दिया था। इसके अलावा मेरे पास क्या अच्छी चीजें हैं? मेरे सभी साधना संसाधन मेरे बेटे विराट द्वारा आपूर्ति किए जाते हैं। जहां तक संपत्ति का सवाल है, मैं उपाध्यक्ष दिवाकर और एल्डर दुष्यंत से बहुत बेहतर स्थिति में नहीं हूं। बिल्कुल सूर्यवीर, हमारी मानव जाति के लिए इतनी बड़ी जीत हासिल करना दुर्लभ है। आप इस उत्सव भोज में बहुत कंजूस नहीं हो सकते हैं, आपको सभी का मनोरंजन करने के लिए कुछ अच्छी चीजें लानी होंगी, उपाध्यक्ष दिवाकर ने भी साथ देते हुए कहा। हाँ सूर्यवीर, अब सब आप पर ही निर्भर है, सभी के सामने खुद को शर्मिंदा मत करना, एल्डर दुष्यंत ने कहा। इन दोनों को एक साथ गाते देख सूर्यवीर का चेहरा काला पड़ गया। धिक्कार है, ये दोनों बेशरम बूढ़े कमीने सच में सोचते हैं कि वह एक मूर्ख है, उसे ठगने की इतनी कोशिश कर रहे हैं। तुम दोनों बूढ़े कमीने सच में, क्या सूर्यवीर कंजूस इंसान है? हर कोई जानता है कि दांव संघ में सूर्यवीर सबसे उदार व्यक्ति है। इसी समय एल्डर गिरिराज भी आगे आए, उपाध्यक्ष दिवाकर और एल्डर दुष्यंत को घूरते हुए। वह सूर्यवीर की ओर मुड़े और बोले, सूर्यवीर कुछ अच्छा लाओ, इन दोनों बूढ़े कमीनों को चकाचौंध कर दो और देखो कि क्या वे फिर से इस तरह तुम पर सवाल उठाने की हिम्मत करते हैं। एल्डर रोहन, एल्डर यशपाल, एल्डर दामोदर और अन्य लोगों ने भी उनका समर्थन किया। इन बेशरम बूढ़े कमीनों को एक साथ गाते और उनकी इतनी तारीफ करते देख सूर्यवीर बहुत खफा हुए, लेकिन इस स्थिति में वह थोड़े असमंजस में थे। इन बूढ़े लोगों ने मंच तो तैयार कर ही दिया था, इतने लोगों के सामने वह सीधे मना भी नहीं कर सकते थे, वह बहुत शर्मनाक होता। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सूर्यवीर निश्चित रूप से आप सभी को निराश नहीं करूंगा, सूर्यवीर ने एक कृत्रिम मुस्कान के साथ कहा। हालांकि वह बहुत मिलनसार और विनम्र दिखाई दे रहे थे, लेकिन अपने दिल में वह उपाध्यक्ष दिवाकर, एल्डर दुष्यंत और उनकी 18 पीढ़ियों के पूर्वजों को कोसना चाहते थे। धिक्कार है, इस तरह से लोगों को धोखा नहीं दिया जाता। यह देखकर कि सूर्यवीर मान गए हैं, उपाध्यक्ष दिवाकर, एल्डर दुष्यंत और अन्य सभी ने संतुष्ट भाव दिखाए। स्वाभाविक रूप से वे इस मामले में विराट से मदद मांगने में बहुत शर्मिंदा थे। हालांकि वे विराट को भाई कहते थे, फिर भी वह उनसे जूनियर था। ये बूढ़े लोग हालांकि ढीठ थे, फिर भी उन्हें कुछ शर्म आती थी, लेकिन सूर्यवीर अलग थे। सूर्यवीर ने दांव संघ में काफी समय बिताया था और उनका वास्तविक विकास दांव संघ के भीतर हुआ था। वह दांव संघ के सच्चे सदस्य थे और उनके साथ उनका रिश्ता बहुत करीब और परिचित था। हालांकि विराट को दांव संघ का दांव पुत्र माना जाता था, लेकिन वह इसके भीतर पले बढ़े नहीं थे। इसके अलावा उन्होंने वहां बहुत कम समय बिताया था और कभी इसके संसाधनों का उपयोग नहीं किया था। इसके बजाय दांव संघ ने तलवार संप्रदाय के संसाधनों की एक बड़ी मात्रा का उपयोग किया था और विराट से अपार उपकार प्राप्त किए थे। सूर्यवीर का शोषण करते समय उन्हें विनम्र होने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन विराट से सीधे उपकार मांगने में उन्हें अजीब लगता था। शक्ति सिंधु महाद्वीप, दक्षिणी सागर, एक विशाल द्वीप पर। यह द्वीप, हालांकि इसे द्वीप कहा जाता है, इसका क्षेत्रफल अत्यंत विशाल था, जो सैकड़ों अरबों मील तक फैला हुआ था और आकार में मध्य महाद्वीप के युमेश राजवंश के लगभग बराबर था। सख्ती से कहा जाए तो यह द्वीप एक द्वीप नहीं था, बल्कि मूल दक्षिणी महाद्वीप का एक टुकड़ा था। दक्षिणी महाद्वीप का क्षेत्र कभी बहुत विशाल था, मध्य महाद्वीप के आकार का लगभग 2/3, हालांकि उतना बड़ा नहीं था, लेकिन लाखों साल पहले हुए महान युद्ध के बाद पूरा दक्षिणी और दक्षिण पश्चिम महाद्वीप अनगिनत टुकड़ों में बिखर गया। मूल दक्षिणी महाद्वीप अब दक्षिणी सागर में बदल चुका था। वे महाद्वीपीय टुकड़े दक्षिणी सागर पर तैर रहे थे और विशाल द्वीप बन गए थे। यह विशेष द्वीप इन टुकड़ों में सबसे बड़ा है। इस द्वीप के केंद्र में एक विशाल और विस्तृत रसातल है। रसातल के नीचे अविश्वसनीय रूप से गाढ़ी काली ऊर्जा मंथन कर रही है और उमड़ रही है, लेकिन वह चाहे कितना भी संघर्ष कर ले, वह बच नहीं सकती है। यह इसलिए है क्योंकि रसातल के ऊपर एक अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली सील है, जो इस काली ऊर्जा को भीतर फंसाती है। इस रसातल के चारों ओर क्रॉस पैर की आकृतियां बैठी हैं, जिनका नेतृत्व सफेद बाल और दाढ़ी वाला एक बूढ़ा व्यक्ति कर रहा है। ये 100 से अधिक आकृतियां हैं, जिनमें से प्रत्येक एक शक्तिशाली आभा बिखेर रही है। उनकी आभा को देखते हुए उनमें से सबसे कमजोर भी कम से कम एक अंतिम चरण का दिव्य विकास लोक का साधक है। जहां तक सफेद बालों वाले एल्डर की बात है, वह एक सर्वोच्च विशेषज्ञ हैं, जिनका साधना स्तर अर्ध महाविपत्ति लोक तक पहुंच गया है। ये 100 से अधिक विशेषज्ञ मानवता के सबसे मजबूत समूह का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनका मिशन इस सील की रक्षा करना है, जो करोड़ों वर्षों से अस्तित्व में है। बेशक सील की रखवाली करने वाले मानव विशेषज्ञों का यह समूह मूल समूह नहीं है। करोड़ों वर्ष बीत चुके हैं और विशेषज्ञों का सबसे पहला समूह या तो युद्ध में लगी गंभीर चोटों के कारण मर गया, या इसलिए मर गया क्योंकि उनकी साधना अपर्याप्त थी और उनका जीवन काल समाप्त हो गया था। आखिरकार एक दिव्य विकास लोक के विशेषज्ञ का जीवन काल बिना किसी विशेष परिस्थिति के अधिकतम 1 करोड़ वर्ष होता है। असुर ग्रसिका, असुर रुद्र और अन्य अंधकार दानव विशेषज्ञ लगभग 1 करोड़ वर्षों के बाद भी जीवित क्यों हैं? इसका कारण यह है कि उन्होंने 2 तरीकों से अपना जीवन काल बढ़ाया है। पहला, नींद के माध्यम से, और दूसरा क्योंकि उनके पास अंधकार रसातल में अंधकार दानव जाति के विशेष खजाने हैं। इन 2 कारकों के संयोजन ने उनके जीवन काल को बढ़ा दिया है। शायद जो बात उसे सबसे ज्यादा खुश करती थी, वह थी उसे अपने पास रखना, एक साथ तूफानों का सामना करना और उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ना में थी। बेशक मुहर की रक्षा करने वाले मानव योद्धाओं का यह समूह पहला समूह नहीं था। करोड़ों वर्ष बीत चुके थे
और योद्धाओं का शुरुआती समूह या तो युद्ध में लगी गंभीर चोटों के कारण नष्ट हो गया था या फिर साधना अपर्याप्त होने और जीवन काल समाप्त होने के कारण मृत्यु को प्राप्त हो गया था। आखिरकार किसी विशेष परिस्थिति के बिना दिव्य विकास लोक के योद्धा का जीवन काल अधिकतम 1 करोड़ वर्ष होता है। यही कारण है कि असुर ग्रसिका, असुर रुद्र और अन्य अंधकार दानव योद्धा लगभग 1 करोड़ वर्ष बीत जाने के बाद भी जीवित हैं, क्योंकि उन्होंने 2 तरीकों से अपना जीवन काल बढ़ाया था। पहला, गहरी नींद के माध्यम से, और दूसरा क्योंकि उनके पास अंधकार रसातल में अंधकार दानव वंश के विशेष खजाने थे। इन दोनों कारकों के संयोजन ने उनके जीवन काल को बढ़ा दिया था। इस मोहर की रक्षा करने वाले शक्तिशाली मानव योद्धा स्वाभाविक रूप से गहरी नींद में नहीं जा सकते थे। वास्तव में मानव रक्षकों की कई पीढ़ियां इस उद्देश्य के लिए यहां रह चुकी थीं। यहां तक कि सबसे बुजुर्ग सफेद बालों वाले एल्डर भी केवल दूसरी पीढ़ी के रक्षक थे, पहली पीढ़ी के नहीं। पहली पीढ़ी के रक्षक समय की नदी में बहुत पहले ही विलुप्त हो चुके थे। रसातल के चारों ओर सैकड़ों शक्तिशाली मानव योद्धा फैले हुए थे, जिनमें से प्रत्येक अपने अपने स्थान की रक्षा कर रहा था। अचानक सफेद बालों वाले एल्डर ने अपनी आंखें खोली, पश्चिमी आकाश की ओर देखा और उनका भाव तुरंत गंभीर हो गया। कुछ हो रहा है, सभी सावधान और सतर्क रहें। सफेद बालों वाले एल्डर ने क्षितिज पर तेजी से आते एक काले बादल को घूरा। उनका चेहरा बेहद गंभीर था। जिस चीज का उन्हें डर था वह आखिरकार आ ही गई थी। दक्षिणी महाद्वीप। शक्तिशाली मानवों का एक समूह स्थानिक स्थानांतरण व्यूह के माध्यम से दक्षिणी महाद्वीप में पहुंचा था और अपनी पिछली महान जीत का जश्न मनाने के लिए एक भव्य दावत का आयोजन कर रहा था। इसी समय उपाध्यक्ष दिवाकर ने अचानक एक संचार टोकन निकाला, अपनी दिव्य चेतना से उसे परखा और उसके भीतर का संदेश पढ़ा। यह ठीक नहीं है। संदेश पढ़ने के बाद उपाध्यक्ष दिवाकर के चेहरे का रंग उड़ गया और वह अचानक अपनी सीट से खड़े हो गए। दिवाकर जी, क्या हुआ? यह देखकर एल्डर दुष्यंत और अन्य लोगों ने उपाध्यक्ष दिवाकर की ओर देखा और बड़ी उलझन के साथ पूछा। उन्होंने उपाध्यक्ष दिवाकर को पहले कभी इतना परेशान नहीं देखा था।